रोल नंबर 5 मेरी आवाज आ रही है बेटा? थैंक यू। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज विशर पूछने वाला अभी चेक कर। हेलो, रोल नंबर 13 आवाज आ रही है मेरी आपको बेटा? 13 माइक ऑन करके मुझे रिप्लाई करें, आवाज आ रही है? हेलो जी सर आ रही है।
अच्छा ठीक है, होल्ड करें आप। हाँ सर, अब जो मेरे ख्याल में ठीक है। ये कौन सा, ये वाला ब्रॉडबैंड कनेक्टेड है। अब ठीक है, अब कोई रोला नहीं होगा सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सॉरी बेटा, ये असल में ना कोई सुबह से नेट का इशू बना हुआ है, तो अब दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की है, तो हम जो है ना जी शुरू करते हैं अपना काम, ताकि आते रहेंगे ना, जो मतलब ना हम शुरू करते हैं तो स्टूडेंट आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा, हम ना लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कोई कैटेगराइज किया था कि जी नेसेसिटीज, लग्जरीज और नेसेसिटी, मतलब ये डिमांड के अंदर ना नेसेसिटीज एंड लग्जरीज, ये जो है ना इसकी जो हमारे पास होती है ना, क्या कहते हैं, सप्लाई और डिमांड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कि ऐसे गुड्स, ऐसी अशिया, ऐसी कमोडिटी जो जिसके बगैर हम मतलब ना रह ना सकें। फॉर एग्जांपल हम मिल्क ले लें। मिल्क जो है वो नेसेसिटीज़ के अंदर आ जाता है। उसमें ये एक यहाँ पर जो है ना, यहाँ इससे क्लियर करता हूँ आप लोगों को नेसेसिटीज़ में, कि जी हमने कहा था ना कि ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश, नुमाइश। तो अब इसमें ये चार्ट अगर हम देखें ना इसके ऊपर नेसेसिटीज़ में, कि ये नेसेसिटीज़ फॉर एग्जिस्टेंस, ऐसी कमोडिटी, ऐसी गुड्स कि जिसके बगैर जो है ना हमारा सर्वाइवल जो है ना वो मुश्किल हो जाए, तो उसको कहेंगे हम नेसेसिटीज़। कि फॉर एग्जांपल फूड है, ठीक है ना, या मिल्क है बच्चों के लिए, या और कोई ऐसी मेडिसिन है किसी पेशेंट के लिए, तो वो आ जाएंगी नेसेसिटीज़ के अंदर। कि देखें ना जी, यहाँ देखें ना, ह्यूमन वांट्स के अंदर नेसेसिटीज़, ज़रूरत, कंफर्ट्स, सहूलत, लग्जरी, आसाइश, आराइश और नुमाइश इसके अंदर आ जाती हैं सारी, ठीक है ना। बल्कि इसके अंदर देखें नेसेसिटीज़ के अंदर जो है नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस, नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, कि जी अगर आपने यहाँ पर पानी का गिलास पिया है तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना, आपकी ज़रूरत जो है ना, आपकी नीड जो है ना पूरी हो गई है। तो आप जो है ना जी, अगर अच्छा या आपने खाना खाया है आपने, उसके बाद यहाँ पर अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, कि फ्रूट के बगैर गुजारा तो हो सकता है, लेकिन जो है ना एफिशिएंसी आपकी जो है ना बढ़ती है, आपको विटामिन मिलते हैं, आपको बहुत सारी और चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना जी। तो ये आप इसकी बजाय यहाँ पर तो इसके बाद फिर आप जो है ना कोई और अगर नेसेसिटीज़ हैं, कि फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप कोई ऐसी कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं जो कि आपकी इस एफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ा दे, ठीक है ना जी। तो वो आप जो है ना इस तरह से ये यहाँ पर अपनी नीड जो है या नेसेसिटीज़ जो है ना इसको फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये कंफर्ट आ जाती है। कंफर्ट जोन में ये होता है कि आपके पास दोनों चीज़ें ना बराबर की हैं, नेसेसिटीज़ में हैं, लग्जरी में हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको लग्जरी हैं, लग्जरी में क्या है, हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब आसाइश, आसाइश कि जी आपके पास पैसा जो है जितना आ गया है, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी है करोला रखी हुई है, या आपने कोई कल्टस वगैरह रखी हुई है, तो हार्मलेस कि जी आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो सकती है, ये नेसेसिटीज़ के अंदर भी आ जाती है। लेकिन अगर आप इसकी बजाय आप रख रहे हैं कोई मर्सिडीज रख रहे हैं, या आप कोई और कोई लैंड क्रूजर रख रहे हैं, वो आ जाएगी इसके अंदर, लग्जरीज के अंदर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये चीज़ें हार्मफुल इस सूरत में नहीं है। हाँ, लोगों ने रखी हुई हैं, ये जो है ना हार्मलेस में भी रखी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें जो है ना, तो उसमें आ जाएगा आपकी लग्जरीज। तो इस तरह से अगर आप देखें कि नेसेसिटी इज़ अ good, people will always buy even when the price increases. For example, milk, water, life saving medicines. इस तरह लग्जरी देख लें, a good people do not necessarily need for survival wants, for example Mercedes Benz, ये यही पर एग्जांपल ये दी हुई है, ठीक है ना जी। तो इसकी एग्जांपल देख लें आपने कि जी आप नेसेसिटीज़ के अंदर जो है ना जी। अच्छा, नेसेसिटीज़ जो होती हैं ना, वो होती हैं, हमने एक पढ़ा था इलास्टिसिटी, with the change in price when the demand is increasing or decreasing, this
This terminology is called as elasticity. Elasticity, change, elastic होना, ठीक है ना, अगर आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं elasticity. तो elasticity नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है. तो जब आपकी elasticity जो होती है ना, जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये होगी कि ये लेस देन 1 होगी आपकी इलास्टिसिटी. लेस देन 1 इलास्टिसिटी अगर है तो वो नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये है कि आप जब आप प्राइस जो है ना कम करते हैं तो डिमांड जो है ना मल्टीप्लाई होकर जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है. तो उस वक्त लोग जो है ना ख़रीदने की कोशिश करते हैं कि जी यार प्राइस कम है, ठीक है ना जी, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है ना वो पड़ी है. तो लेकिन अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो उस वक्त जो है ना जी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लोग पैसे हाथ में लेके फिर रहे हैं कि जी वो मार्केट के अंदर जो है ना वो सामान नहीं आ रहा. तो इस तरह से अच्छा, अगर सप्लाई और डिमांड जो है ना दोनों बराबर हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये हमने पढ़ा था, तो दोनों बराबर हैं तो वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों के ग्राफ क्रॉस करते हैं वो पॉइंट कहलाएगा जो है ना जी इक्विलिब्रियम. वो पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा. तो उस वक्त वहां पर इलास्टिसिटी जो है ना जीरो होगी. तो इस तरह से जो है ना ये हमारे पास आज चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि ये नेसेसिटीज, लग्जरीज एंड रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब ना रिगार्डिंग दिस नेसेसिटी एंड लग्जरी. तो हम देखते हैं कि जी कि जो है ना जी इसके कर्व के ऊपर क्या फ़र्क आता है कि जी नेसेसिटीज अगर हैं तो वो कर्व कैसे वो मूव करेगा, अगर लग्जरीज हैं कर्व कैसे मूव करेगा. तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दो कैटेगरीज में हैं. नेसेसिटीज और लग्जरीज आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. रिलेटिव से मुराद ये है कि जी एक घर के लिए या एक पार्टी के लिए या एक इंसान के लिए वो जो लग्जरी है वो नेसेसिटी भी हो सकती है और लग्जरी भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल कार अगर किसी ने रखी हुई है गांव के अंदर, तो गांव में जो है ना जी उसकी खास जरूरत है, आप मोटर बाइक से गुजारा कर सकते हैं, तो वो लग्जरी जो है ना वो उसके लिए वो ना लग्जरी की सूरत में होगी. अच्छा, वही कार अगर हमने इस्लामाबाद में रखी हुई है किसी बड़े शहर में, कंजस्टेड एरिया में, तो वहाँ पर जो है ना वो किराए भी महंगे हैं और ट्रांसपोर्ट का इशू है. तो वही जो है ना वो गाड़ी जो है ना हमारे लिए नेसेसिटी बन जाएगी. तो दे आर changing with respect to one another, they are relative terms. relative का मतलब ये होता है कि with relation to this, ठीक है ना जी, with relation to another, कि जी एक के लिए वो necessity है, एक के लिए luxury है. because a given goods may be necessity for a person but it may be considered to be luxury for another. income is an important factor. income जो है ना उसके लिए है कि जी आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उस नेसेसिटी को एज ए लग्जरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप बड़ी गाड़ी खरीद लें. अगर पैसा नहीं है तो वो आपके लिए वो क्या होगी, वो लग्जरी हो जाएगी. अदरवाइज वो आपके लिए नेसेसिटी होगी. अगर आप अमीर आदमी हैं तो लैंड क्रूजर जो है ना आपके लिए नेसेसिटी है, आपके स्टेटस के मुताबिक है, ठीक है ना जी. लेकिन वही लैंड क्रूजर अगर आप गाड़ी आपको कोई गरीब आदमी खरीदता है जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए वो क्या होगी, वो लग्जरी कहलाएगी. तो इस तरह से तो इनकम जो है ना वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है ना फैक्टर के तौर पे काम करता है. which differentiate between necessity and luxury goods. In addition, there are other factors also which determine whether a good is necessity or luxury. For example, a car is a luxury good for a person who is living in a city which provides adequate public transport facilities for communicating, but the same car is necessity goods for a person living in a city where public transport is not available. तो यही जो एग्जांपल मैंने दी है वो यही है. तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि जी नेसेसिटीज आर गुड्स दैट आर क्रिटिकल टू अवर डे टू डे लाइफ. डिमांड फॉर नेसेसिटी इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि जी वो ग्राफ के ऊपर जो है ना अगर आप देखें कि जी ग्राफ अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना ये ऐसे कि जी अगर ये ग्राफ है हमारा इस तरह से ऐसे, ठीक है ना जी, तो ये डिमांड और प्राइस कर्व जो है ना ये पी है, ठीक है ना, ये है पी, ये है क्वांटिटी डिमांड, या डी भी कह सकते हैं इसको, क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी, एक ही बात है, क्वांटिटी या क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी. अच्छा, अब अगर फर्ज करें ये ग्राफ इनके दरमियान में जो है ना जो वो होता है एक किस्म की एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो सकती है वो ऐसे, ठीक है ना जी, इस तरह से कि जी अगर आप जीरो से वैल्यू इसकी लें, ठीक है ना जी,
तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस आर सेम, मतलब डिमांड एंड प्राइस सप्लाई आर सेम, कि जी प्राइस आपकी इतनी है कि आप जो है ना सप्लाई के मुताबिक जो है ना वो आप बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अच्छा अगर आप जो है ना इसमें एक आप देखें कि अगर जो है ना डिमांड प्राइस इतनी है तो ये प्राइस जो है ना इसका मतलब ये उसकी फिक्स कॉस्ट होगी, ये वो आगे आगे आएगा इसमें कि जी इतनी कॉस्ट तो लेनी ही लेनी है उसने, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करें, फिलहाल हम ये देखते हैं कि जी यहाँ पर अगर आप देखें दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि यहाँ पर जो है ना जी जो है डिमांड और सप्लाई जो है ना दोनों बराबर हैं, कि जी पैसे भी हैं और सप्लाई भी है, सामान भी है। अच्छा यहाँ जो है ना यहाँ ई क्या होगी, ई जो है यहाँ पर 0 होगी, ये 0 है, ठीक है ना जी। अच्छा यहाँ जो है ना अगर आप देखें यहाँ अगर प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये मोर देन 1 है इसकी प्राइस, तो ये ई जो है ना ये मोर देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी, ठीक है ना, मोर देन 1 होगी, यहाँ 1 होगी, इलास्टिसिटी 1 होगी, यहाँ पर 1 होगी, ठीक है ना, 0 नहीं है 1 होगी, सॉरी, ठीक है ना। अच्छा इधर जो है ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, ठीक है ना, ये लेस देन 1 है इस एरिया के अंदर, क्योंकि प्राइस कम है डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज इन इलास्टिक, दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज इलास्टिक, ठीक है ना जी। और ये एरिया जो है ना क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जी डिमांड फॉर नेसेसिटी इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि जी देखें ना जी यहाँ इन इलास्टिक, इसका मतलब ये है कि जो नेसेसिटीज होती है ना उनकी प्राइस गवर्नमेंट जो है ना अमूमन जो है ना कम रखती है, ताकि हर किसी की एक्सेस के अंदर मौजूद है। देखिए ना अगर आटा है, चीनी है, तो उसके ऊपर हर वक्त जो है ना रौला पड़ा रहता है, इसी तरह गैस है, पेट्रोल है, तो इसकी ये नेसेसिटीज के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी प्राइस जो है ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या कम से कम वो सब्सिडी जो है ना प्रोवाइड करती है, जो है ना वो उसके अंदर सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट, ठीक है ना जी, वो लोगों को फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट कि जी ये हर बंदा जो है ना, क्योंकि ये लाइफ सेविंग होती हैं ये नेसेसिटीज फॉर एग्जिस्टेंस, तो इसलिए इनकी प्राइस जो है ना उमूमन कम रखी जाती है, और इनकी इलास्टिसिटी जो है ना हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये देखें ना यहाँ पर ये नेसेसिटी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो गुड्स होती हैं दे आर इन इलास्टिक गुड्स, ठीक है। अच्छा लग्जरी जो है अमूमन जो है ना इनकी प्राइस हाई होती है, रिलेटिवली हाई होती है, तो वो क्या होता है कि जी यहाँ वो कोई लेना चाहे तो ले ले, नहीं लेना तो ना चाहे, तो इसका मतलब ये इसकी इलास्टिक जो है ना मोर देन 1 होगी, इट विल बी मोर इलास्टिक। तो लग्जरीज आर गुड वेयर we would go like to have but are not likely to buy unless our income jumps, income जो है ना jumps or the price declines sharply, कि जी या तो देखिए ना यहाँ पर जो है ना इस एरिया के अंदर जो है ना आपके पास जो है ना वो आपकी इलास्टिक जो है ना वो इलास्टिक 1 होगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कि डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो इस तरह से आपने देखना है। अब आपके पास डेफिनेशन आ गई कि देखें जनाब कि जी जो होती है ना लग्जरीज दे आर इलास्टिक क्वांटिटी, ठीक है ना जी। तो लग्जरी गुड्स जो है ना इलास्टिक होती हैं, और जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं, ठीक है। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम के हो, ठीक है ना जी, कि जी सारा माल आया उधर क्लियर हो गया, तो पैसा भी है मार्केट भी है, तो इस तरह से जो है ना जी, तो वो होगी इलास्टिक भी होगी, नॉन इलास्टिक भी होगी, और उसके ऊपर इक्विलिब्रियम जो है ना वो 0-1 होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि वो वहाँ इलास्टिसिटी जो है ना वो रिलेटिवली दोनों के मतलब ना इक्वल होगी, ना इधर कम होगी ना ज्यादा होगी। तो लग्जरी जो है ना इससे ऊपर होगी और नेसेसिटीज इसके नीचे होंगी। अच्छा इसमें वो बंदा देखता है कि जी अच्छा ये मैं अगर एक चीज खरीदता हूँ इसकी बजाय मैं दूसरी चीज खरीद लूँ, तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट्स। तो आप देखें कि जी यहाँ इलास्टिक गुड्स के लिए अगर आप देखें कि जी क्या क्या चीज जो है ना वो आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हैं। मसलन सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है ना, ये सीरियल ड्रिंक है, कोई दलिया टाइप। अच्छा ये क्लोथ्स हैं भी, एक सस्ते ले लें महंगे ले लें, कपड़ा ले लें, ये ले लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, घड़ियों का सामान है, मतलब आप देखना अगर आप घड़ी नहीं लेना चाहते तो ये आपके पास टाइम यही बता देगा, तो आपकी ये इलास्टिक है। तो इस तरह से ये कार्स हैं कि जी एक गाड़ी छोड़ी दूसरी ले ली, तो ये अच्छा
जो होती है इलास्टिक, उसके अंदर जो है लाइफ सेविंग मेडिसिन, ये मेडिसिन है, गैस है, और ये देखें ना गैस, गाँव के अंदर गैस ना इन इलास्टिक, वो इलास्टिक होती है, गाँव में लकड़ियाँ मिल जाती हैं, गैस नहीं है तो ठीक है ना जी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हर के लिए अब क्या हो गई है, इन इलास्टिक हो गई है। इसी तरह सिगरेट्स है ना इन इलास्टिक हैं, सिगरेट जो पीते हैं तो वो कश लगाते हैं, वो उसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कि जी आप बीएससी इंजीनियरिंग के बाद जो बाकी एजुकेशन है आपकी, एमएससी, पीएचडी या कोई और पोस्ट डॉग या कोई और, वो आपकी आ जाती है इसके अंदर। क्या है इन जो है ना जी, पोस्ट, हाँ पोस्ट से मुराद पहले, पहले पोस्ट सेकेंडरी, पोस्ट प्री होती है मैट्रिक से पहले, और पोस्ट होती है बाद की, ठीक है ना। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, जो बाद की, वो जो है ना जो कि जिसके किए बगैर चारा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक को आजकल कोई नहीं पूछता, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना आप ये इनको यूज कर सकते हैं एज अ रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। देखें यहाँ पर जो है ना, ये इनके लिए जो साइकिल जो है ना, यही जो है ना जी, जो है ना यही एक नेसेसिटीज है, ठीक है ना। इनके लिए क्या है, ये जो लग्जरीज वाले हैं इनके लिए ये गाड़ी है, ये गाड़ी नेसेसिटी है, ठीक है ना जी। इसको आप देख लें तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, गरीबों का पता नहीं क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं बेचारे, ठीक है ना। और यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड देख लें आप, तो इसका मतलब ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि नेसेसिटीज एंड गुड दे आर दी रिलेटिव। प्लस में हैं लोग, इसके बावजूद कि प्राइस कम है, लोग नहीं खरीदे यार, अगले साल देखेंगे, ठीक है ना जी। यही पैसे हम कहीं और हम लगाते हैं, ठीक है ना, यही कॉस्ट जो है हम कहीं और लगाते हैं। तो इस कॉस्ट को हम आगे जाके देखेंगे, इस कॉस्ट को कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जी अगर हम खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन यही पैसे जो है ना हम अगले साल सर्दियों के आगाज में हम लगाएंगे, तो इन्हीं से हम कुछ और चीज हम खरीद लेते हैं, उसको कहेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखें कि दी जनरल रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड इन फिगर 1.15। ये जो है ना, असल में ये जो बुक की डायग्राम है, इसको सप्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ ये डायग्राम जो है ना साथ लगाई हैं, ताकि आप लोग जो है ना समझ जाएं। ये डायग्राम भी मैंने इसीलिए लगाई है। तो असल डायग्राम जो बुक के अंदर है वो ये है, ये वाले। इससे एक रिलेशनशिप जो है ना बनता है, जो है ना वो हम देख लेंगे क्या बनता है, ठीक है ना जी। पहले हम इसको पढ़ लें थोड़ा सा। The general relationship is depicted in figure 1.15, which shows an inverse relationship between selling price P and quantity demanded D. Figure 115 is also known as law of demand. इसी को law of demand कहेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना law of demand है, ठीक है ना। It states that as the selling price is increased, there will be less demand for, यहाँ देखना less demand है, इसको मैं ले लूं इनको काइंडली, कि देखें यहाँ पर ये इसलिए लिखा है कि यहाँ अगर प्राइस इंक्रीज है तो डिमांड जो है लेस है, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है लेस डिमांड। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जी स्टेट दैट एज द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज देयर विल बी लेस डिमांड फॉर प्रोडक्ट, एंड आल्सो as the selling price is decreased, the demand will increase. The rider to law of demand is that all factor except price that may affect the demand are constant। कि जी वो हमने एक वर्ड पढ़ा था हमने
क्या था वो वर्ड हमने पढ़ा था, कीपिंग ऑल अदर कांस्टेंट, वो कौन था प्रोबियस, क्या था नाम वो सा, वो किसी को याद हो अगर, जो लैटिन जो था, जो लैटिन जो टर्मिनोलॉजी थी, किसी को याद हो बेटा वो आप बता सकते हैं? है जी, सिट्रस करके कुछ था। सिट्रस, सेट्रस प्रोबियस, सेट्रस यस सर, सिट्रस था। सेट्रस प्रोबियस है या शायद इस तरह से है। तो ये वो इसीलिए रखा हुआ है कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है ना जी। तो हमने सिर्फ दो जो है ना वेरिएबल जो है ना यहाँ देखने हैं जी, प्राइस और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। अदरवाइज या ये है कि यहाँ सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई तब होगी जब प्राइस होगी। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिवली वो जो है ना प्राइस को कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी डिमांड को कन्वर्ट कर दिया प्राइस के अंदर, ठीक है ना जी। तो ये इसको लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। तो ये देखे ना, एक प्राइस 1 है, 1 से 2 हुई तो क्वांटिटी भी जो है ना, ये देखे ना यहाँ प्राइस अगर देखे ना, यहाँ ग्राफ जो है ना हमेशा ये नेगेटिवली वो जो है ना ट्रेवल करता है, नेगेटिवली, नेगेटिव ट्रेवलिंग है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव, अब देखे ना इसकी प्राइस अगर है, इसकी अगर प्राइस है T1, ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये फिक्स प्राइस होगी, ये फिक्स प्राइस होगी। तो इसको कह देंगे हम C, इस प्राइस को हम कह देते हैं C, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी ये ग्राफ इधर जा रहा है, ग्राफ कैसे जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मूवमेंट है, ठीक है ना जी, ये मूवमेंट है। मूवमेंट क्या होगी कि जी आप मूवमेंट किसकी है, डिमांड की, डिमांड मूव कर रही है, लेकिन ये जो है ना ये वाला, ये इसको कहेंगे स्लोप, ये स्लोप कहेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, ये स्लोप कहेंगे, इसको टेक्निकल जुबान में आप कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है ना जी, इसको स्लोप कहेंगे। अब ये स्लोप जो है ना, इसको अब स्लोप किधर जा रहा है, ये माइनस है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू माइनस है, नीचे की तरफ जा रहा है, रिवर्स इसकी इंजीनियरिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पी प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो पहले थी उसकी, उसके बाद दूसरी प्राइस जो आई इसके अंदर, तो क्या है, वो है एम माइनस डी, अगर आती है कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो कहां से लेके कहां तक, कि जीरो से लेके डी जीरो से लेके वहां तक जहां सी ओवर एम का ग्राफ होता है। आप देखें यहाँ पर, अगर आप इसको देखें कि अगर आप चले जाए ना जी, आप इसको इधर ले जाएं, ये एम डी पॉजिटिव हो जाएगा, और पी को इधर ले जाएं तो सी ओवर पी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या आ जाएगा, एम डी। तो अगर हम डी को इधर करेंगे तो एम नीचे आ जाएगा, सी ओवर पी, सी माइनस पी ओवर एम, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोफिशिएंट है ना, ये वाला सी ओवर एम जो है ना, दिस बेसिकली क्या है, वो ये किस्म का इसका एक यूं समझ लें कि इसको आप स्लोप तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक कोफिशिएंट है, सी ओवर, एक रेशो है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की एम के साथ। एम क्या है, फिक्स कॉस्ट से ये जो है ना, एम जो है ना इसका क्या, ये मूवमेंट जो है ना इसकी जो आ रही है स्लोप की, ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है ना, वो इसका जो है ना जी, अगर आप देखें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ना, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ पर अगर हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कह लें, ग्राफ कह लें, ये ग्राफ कह लें ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये ऐसे है, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन, ठीक है ना, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो ये ग्राफ किस तरह से है, ये बन गया, ये ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, ये वाले, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेसिकली, ये ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ना, वो उसके अंदर ये स्लोप जो है ना वो मस्ट होता है, ठीक है ना, ये स्लोप जो है होता है। अगर आप इसको अब अगर आप देखें ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये काट दें अगर, तो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो क्या होगा, ये आपका सीधा वो ग्राफ बन जाएगा, सीधा नेगेटिव नहीं होगा फिर, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ना वो बेसिकली इस तरह से होगा,
ये इस तरफ होगा। लेकिन चूंकि हमारी इसकी मूवमेंट जो है वो हमारी नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए जो है ना वो ग्राफ जो है ना, अब आप देखें कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ना कैसे होगा, यहाँ पर कहीं पर कोई ना कोई इक्वेशन इसकी आपको नजर आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन ये देखें ना, ये वाली, ये अगर आप देखें कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ना, ये इसकी जो है ना पहली कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। m जो है उसका क्या है, ये इसका स्लोप है। तो ये इस तरह से आप अगर आप देखें तो मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि इसको आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन होती है वो ये होती है इक्वेशन इस तरह से कि जी y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 2। तो ये x माइनस 2 जो है ना, ये c जो है ये एक कांस्टेंट है। तो इधर भी आप देखें कि जी जो c है इसके अंदर ये कांस्टेंट है कि जी इसकी कोई ना कोई प्राइस होती है ना। जब आप कमोडिटी कहीं भी जाते हैं, कोई कम से कम उसकी कोई ना वैल्यू जो है ना, जिसको आप बुक वैल्यू कहते हैं। देखिए ना, बुक वैल्यू भी एक इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, ये अकाउंट की टर्म है। बुक वैल्यू गाड़ी जो है ना, गाड़ी गाड़ी जब आप होते पुरानी होते वो एक किस्म का ना स्क्रैप बन जाता है। अब स्क्रैप वो कोई जब आप वो देते हैं किसी को, कबाड़िए को, वो कहता है जी मैं इसकी इतनी जो है ना जी वैल्यू दूंगा, इतने पैसे दूंगा, बस देनी है दे दें। वो जो होगी ना, वो जो कीमत होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई बुक वैल्यू तो कोई बॉडी की कोई चीज की होती है, तो वो वैल्यू जो है ना वो मतलब ना वो एक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट होती है। लेकिन यहाँ कुछ सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम एक रिलेशनशिप जो है ना वो बना रहे हैं, तो ये हम इसको बुक वैल्यू तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन ये सिमिलर टू बुक वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये जो पहली डिमांड है, जो कि यहाँ पर कोई ना कोई इसकी कॉस्ट पड़ी है, उसके बाद जो है ना जो ही जो है ना डिमांड बढ़ी, कॉस्ट जो कम हो गई। तो इस तरह से ये जो है ना इसका रिलेशनशिप जो है ना कॉस्ट का, प्राइस का और इसका जो है ना जी ये रिलेशनशिप जो है ना इस तरह से रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन अब प्राइस डिमांड कर्व के अंदर ये लाइन क्या होगी, P इज इक्वल टू C माइनस MD। तो इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई कि जी ये जो ग्राफ है इसके अंदर, ये जो ग्राफ है, ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज कॉल्ड एज P इज इक्वल टू C माइनस MD, ठीक है ना जी। तो P जो है ना ये प्राइस है, जो मैक्सिमम प्राइस थी कहीं पर, जिसकी वैल्यू C है, ठीक है ना। और फिर प्राइस गिरी तो प्राइस जो है ना ये इसमें से ये वेरिएबल निकल गया, और इसके बाद ये प्राइस कहीं पर भी आ गई। देखिए ना, दिस प्राइस देन दिस प्राइस, ठीक है ना। मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व जो है ना, ये क्वांटिटी अगर मतलब प्राइस अगर बढ़ रही है, ये प्राइस अगर कम हो रही है, तो इस तरह से जो है ना ये इसकी मूवमेंट जो है ना इसकी इस तरह से होगी। लेकिन एक चीज और कि जी ये प्राइस जो है ना ऐसे मूव करेगी इस तरह से, लेकिन क्वांटिटी जो है ना वो ऐसे मूव करेगी, इधर को या इधर को। ये ध्यान में रखना है, आगे कहीं आ जाएगा। क्वांटिटी जो है ना हमेशा इस तरह से, देखना ये क्वांटिटी ऐसे मूव कर रही है, प्राइस जो है ना ऐसे मूव कर रही है। तो दोनों की रिलेटिव मूवमेंट जो है ना होगी वो इस तरह से होगी या इस तरह से होगी, ठीक है ना जी। प्राइस हमेशा इस तरह से मूव कम या ज्यादा हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल प्राइस विल बी हॉरिजॉन्टली मूविंग सॉरी quantity will be horizontally moving and price will be vertically moving up and down according to the elasticity of the commodity or goods, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखें कि ये रिलेशनशिप जो है ना वो हमारे पास बन गई कि बिटवीन प्राइस एंड डिमांड कि P इज इक्वल टू C माइनस MD, कहाँ से लेके 0 से लेके C ओवर M तक, ठीक है ना। डिमांड जो है ना ये आपकी, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखें बेटा कि यहाँ जो है ना ये डिमांड जो है ना 0 है, डिमांड यहाँ 0 है कि जी यहाँ पर क्वांटिटी जो है ना यूं समझ लें कि यहाँ पर जो है ना डिमांड जो है ना ये 0 है, ये वाले, ये डिमांड 0 आ गई, ये डिमांड 0 आ गई। अब डी जो है ना आपकी क्या है, इससे बड़ी है, डी ज्यादा है, क्वांटिटी इससे बड़ी है, ये या इसके बराबर है। तो इसका मतलब डी जो है ना कहाँ तक जाएगी, जहां तक ये सी ओवर एम का ग्राफ जो है ना ये आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपके पास, तो इसका मतलब ये रिलेशन इक्वेशन जो है ना आपकी बन गई ये वाली, ठीक है। सी इज द इंटरसेप्ट ऑन प्राइस एक्सेस एंड माइनस एम इज स्लोप ऑन द लाइन, ये जो मैंने अभी बात की थी। तो इसका मतलब ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ ये स्लोप आ जाए ना, स्लोप का मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। दस D इज इक्वल टू C माइनस P ओवर M, ये रिलेशनशिप जो है ना आप निकाल सकते हैं इससे।
So relationship between price and show is expressed to be different for luxuries and necessities. तो अब आप क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा। ग्राफ हमेशा ना ये ऐसे नहीं होता बेटा, ग्राफ जो है ना हमेशा ऐसे नहीं होता। ये ग्राफ ऐसे क्यों है, थोड़ा तो गौर करेंगे, वरना मैं आपको बताता हूं। अभी जो लैटिन टर्म हमने बोली थी वो क्या थी, बोले बेटा, महानूर आप बताइए। सेट्रस प्रोबियस क्या था, सेट्रस प्रोबियस, एग्जैक्टली आप नाम लेना बेटा, सेट्रस प्रोबियस। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत दूसरे जो डिटर्मिनेंट है ना इसके प्राइस और क्वांटिटी के, उनको हमने कांस्टेंट ले लिया है, उनको ले लिया है कि दे आर नॉट चेंजिंग। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ना स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन अगर वो उसके ऊपर असरअंदाज होंगे तो वो कर्व हमारा सीधा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा कि देखें ना जी, अगर आप जाते हुए आपका इरादा चेंज हो गया, मतलब बाजार जा रहे हैं, जाते जाते आपने वो चीज जो है ना क्वांटिटी नहीं ली, प्राइस कम, पैसे कम है, या कार्ड नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं एटीएम मशीन का, या कुछ और मसला है, तो आपने वो चीज जो है ना आपकी वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना ये जो कर्व है इसके अंदर जो है ना ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा, एक्सपोनेंशियल, या यूं समझ लें कि लॉगरिथमिक चेंज आएगा या एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा, ठीक है ना जी। तो अगर लॉगरिथमिक है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे ऐसे, मतलब ना लॉगरिथम का मतलब ये है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस तरह से ये लॉगरिथमिक चेंज है कि उसका वो nth पार्ट भी जो है ना आप उसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना वो क्या आ जाएगा, यहाँ मैं आपको एक बताता हूँ, ये वाला टर्म जो है ना ये वाले, कि इसके अंदर जो है ना ये चेंज आएगी कि जी आप ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब ये है कि इट विल बी ए रेट ऑफ चेंज जो है वो, अच्छा इसको अगर आप जितना आप कर देंगे ना, इसकी पावर 1 है फॉर एग्जांपल, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल सा रेट ऑफ चेंज होगा। लेकिन इसकी पावर 2 कर दें तो ये और ये आ जाएगा इसकी ना रेट ऑफ चेंज, और इसका ग्राफ के अंदर जो है ना आ जाएगा। इसी तरह से इसको आप स्केयर कर दें अगर, ठीक है ना, इसको स्केयर कर दें तो ये ग्राफ जो है ना आपका अकॉर्डिंगली जो है ना वो चेंज होता जाएगा कि जी आपका ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर लग्जरी का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है कि जी ये प्राइस अगर गिरी है तो इतनी गिर गई कि क्वांटिटी जो है ना वो शार्पली बढ़ रही है, लेकिन अगर नेसेसिटीज हैं तो प्राइस जो है ना आस्ता आस्ता गिरेगी। लेकिन ना आपने देखा होगा ना कि आटे की कीमतें या तेल की कीमतें पॉइंटों में बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं, तो जबकि गाड़ियों की कीमतें क्या होती हैं मार्केट के अंदर, अगर घाटा बढ़ गया है तो गाड़ी जो है ना वो हजारों में कम होती है या बढ़ती है। यदि पैसे आ गए हैं, फसल अच्छी हो गई है, गांव के अंदर बारिशें हो गई हैं, तो लग्जरी जो है ना जनाब वो उसकी कीमत जो है ना यकदम बढ़ गई। लोगों ने एक गाड़ी अगर 10 लाख की है तो 20 लाख की भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि इसका लग्जरी का ग्राफ ऐसे होगा और इसका ग्राफ ऐसे होगा। अगर मैं आपको क्विज दे दूं ना, मैं क्विज में एक पॉइंट दे दूं, अगर मैं 0.5 का या 1 नंबर का दे दूं, तो मैं कहूँ कि जी नेसेसिटी और लग्जरी के हवाले से इसको आप लेबल करें, तो आपको इससे जो है ना जी आपको लग्जरी कहना पड़ेगा इस ग्राफ को, इसको कहेंगे आप नेसेसिटीज। तो मैं अभी जो है ना जी ऐसे करता हूँ, रोल नंबर 15 कौन है, रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 मेरे साथ बात करेंगे बेटा आप, 15 रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 ऑनलाइन है बेटा, 36 हैं, रोल 36, 35, अच्छा यस सर, हम सर, यस सर 35 अवेलेबल, 36 सॉरी 36 आपका नाम क्या है बेटा? 36 है नहीं, साद जाहिद। अच्छा साद। तो साद बेटा आप बताएं कि जी ये मैंने अभी क्या कहा इसके लिए, आप मुझे बताएं जरा। मैं आप लोगों को जगाने के चक्कर में हूँ कि ये ग्राफ के बारे में मैंने कहा अभी, थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन करें।
कि मैंने क्या कहा, चाहे गलत कह दें, कुछ बात करें ताकि ना वो बाकियों की भी आपकी भी नींद जो है ना वो थोड़ी उड़ जाए, ठीक है ना, रिलैक्स मूड में घर में जाहिर है। अब तो पता चला कि छुट्टियां और कर दी हैं इन्होंने, पता चला है आपको, आपने देखा जी है। सर, तो दोबारा मार्च ये गया। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये पढ़ने देगी। आपकी डिग्री जो है ना आपको ऐसे ही मिल जानी है, ठीक है ना जी, आपको इसी तरह से डिग्री मिलेगी और फिर आप जाएंगे कि जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो वो कहेंगे अच्छा आपने पढ़ा ही नहीं है तो नौकरी कैसे मिलेगी। मैं आपसे मुराद ये नहीं है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो, तो इसलिए बेटा आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर जो है ना रिलैक्स ना हो, जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना नॉलेज जरूर वो करें। ये ना हो कि जी डिग्री तो यूनिवर्सिटी दे देगी, जाहिर है यूनिवर्सिटी ने फीस ली हुई है और टाइम इन्होंने पूरा करना ही करना है, और इम्तिहान इन्होंने ले लेंगे जिस तरह से पहले लिया है, ठीक है ना, देख दाख के पेपर आप भी कर लेंगे। तो लेकिन यह है कि बेटा मार्केट के अंदर जब जॉब होगी ना, वहाँ आप अकेले होंगे, वहाँ पूरी क्लास नहीं होगी। आप अगर जॉब लेने जाएंगे आप अकेले ओनली वन होंगे आप, तो वहाँ आपकी कॉम्पिटेंसी चलेगी, आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने समझा होगा चीज़ों को, तो वो आप वहाँ पर जो है ना वो समझ सकेंगे, बता सकेंगे कि जी ये ठीक है ना जी। तो इसलिए आप लोग जो है ना जी इस टाइम को बर्बाद ना करें बेटा। अच्छा मुझे ये बताइए साथ कि जी ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ कैसे था, ये मैं अभी बता रहा था कि जी चलें मैं रिपीट करता हूँ कि जी मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि जी गाँव के अंदर फसल अच्छी हो गई, ठीक है ना, बारिश हुई, तो चीज़ों की कीमत जो है ना, गाड़ी की कीमत पहले 10 लाख थी, तो डिमांड बढ़ गई, 10 बंदे और खरीदने वाले हैं उसी गाड़ी को, तो इसका मतलब ये वही गाड़ी जो है ना वो जो है ना उसकी कीमत जो है ना वो 20 लाख तक देने के तैयार हैं। तो ये ग्राफ जो है ना वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल जो है ना वो इसके अंदर चेंज आएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें कि जी यहाँ पर आपके पास जो है ना जी आटा है फॉर एग्जांपल, या कोई जो बहुत ही मेडिसिन है जो कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन स्टेबल रहती है, लेकिन कम होती है। तो वो क्या होगा, आस्ता आस्ता वो कम होगी या बढ़ेगी। तो ये ग्राफ जो है ना ये होगा, ये नेगेटिव एक्सपेंशियल है, ये पॉजिटिव एक्सपेंशियल है ये ग्राफ, और इसके अंदर जो चेंज आएगा वो होगा जो जिसको आप लॉगरिथमिक चेंज आएगा, इसके अंदर लॉगरिथमिक चेंज आएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जंप आएगा, प्राइस जंप आएगा इसके अंदर, ठीक है ना जी। तो इस तरह से इनके दरमियान इलास्टिसिटी भी ऐसे ही होगी कि इसकी इलास्टिसिटी लवीरी की जो होगी क्या होगी, कितनी होगी, ये लेस देन क्या होगी, 1 होगी, क्या मोर देन 1 होगी, क्या होगा, यहां हमने पढ़ा भी है। ये लग्जरी की इलास्टिसिटी जो है ना रिलेटिव इलास्टिक होगी, मोर देन 1 होगी, बहुत इलास्टिक होंगे, लेकिन नेसेसिटी जो है ना इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, कि जी ना होने के बराबर होगी, ठीक है ना, चेंज ना होने के बराबर होगी। देखिए ना ये चेंज ना होने के बराबर, यहाँ आप देखें ना, यहाँ इसकी प्राइस इतनी डिमांड इतनी है, तो यहाँ इतनी डिमांड बढ़ी है, तो प्राइस जो है ना इसकी देखे ना प्राइस के अंदर कोई खास फर्क नहीं आता, ठीक है ना जी। अच्छा इसके अंदर जो है ना जी, इसके अंदर प्राइस जो है ना वो बढ़ती है, इसके अंदर जो है ना वो प्राइस जो है ना बढ़ती है। देखिए ना अगर आप रिलेटिव देखें, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें, तो यहाँ जो है ना रिलेटिवली ये प्राइस जो है ना इसके अंदर क्या है, कोई खास तब्दीली नहीं आ रही। तो उसके हिसाब से अगर आप डिमांड यहाँ देखें यहाँ पर, और यहाँ पर डिमांड देखें, तो डिमांड के अंदर भी कोई खास, तो इसका मतलब ये रिलेटिव चेंज आएगा बिल्कुल। इसको आप यूँ समझ लें कि डी क्यू और डी पी ये आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज कि ना होने के बराबर आएगा, ना होने के बराबर होगा, कि एज इफ देयर इज नो चेंज एट ऑल, कि जी प्राइस जो है ना पेट्रोल की कीमत जो है ना 5 पैसे बढ़ी है, ठीक है ना जी, या 10 पैसे बढ़ी है, तो रिलेटिव सी चेंज आएगी, थोड़ी सी चेंज आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगी ना ये क्वांटिटी ये होगी नेसेसिटीज के अंदर, और ये जो होगी ये जिसके अंदर प्राइस जंप आएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अब नॉर्मल चेंज आएगी, तो ये होगी मोर इलास्टिक, दिस विल बी लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ठीक है ना जी। ये अगर मैं ये ग्राफ बना के आपको दे दूं और इसको मैं यहाँ भी से हटा दूं, यहाँ से हटा दूं, ये ग्राफ आपके सामने है,
ठीक है ना जी। तो मैं कहूँ एक्सप्लेन करें तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आपने देखना कि जी ये ग्राफ लग्जरी का ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, आपने एक तो ये लेबल कर देना है। दूसरे आपने देखना कि अच्छा जी ये क्या है, इसको कहेंगे ये मोर इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है। तो इसके अंदर जो है ना जो चेंज है ना प्राइस जंप आएगा लग्जरी के अंदर, इसके अंदर प्राइस जो है ना वो क्या होगी, चेंज ऐसे होगी कि जिस तरह से अभी जो है ना मैंने बताया आपको, ये वाले ये चेंज है इसके अंदर ऐसे, मतलब ना बिल्कुल यूं समझ रेट ऑफ चेंज इसके अंदर आ रहा है कि आप बिल्कुल लो प्राइस के ऊपर आप इसको तो इसके अंदर चेंज वो दे सकेंगे क्वांटिटी का। तो इस तरह से जो है ना आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर हम कोई इस तरह का अगर आपके पास ग्राफ मैं आपको दूं तो आपने ये बात का होता है कि ग्राफ देखना ये अगर आप इसको चेक करें, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये पिछला ग्राफ दिखाता हूँ। अगर आप देखें ना बेटा, यहाँ पर ये ग्राफ मैंने काफी तफसील के साथ आप लोगों को बताए थे। ये देखें यहाँ पर कि जी ये देखें ना ये ग्राफ है कि हाई इलास्टिक का ग्राफ ये है, यूनिटरी इलास्टिक का ये है कि जी आपकी इलास्टिसिटी 1 है, लो इलास्टिक ये है, ठीक है ना, जीरो इलास्टिक ये है और नेगेटिव इलास्टिक ये है। तो इस तरह से ग्राफ जो है ना अगर मैं इसके लेवल खत्म कर दूं और आपको मैं ये दे दूं 5, तो आपने बताना है कि जी इसके अंदर जीरो इलास्टिक का कौन सा है, 1 इलास्टिक कौन सा है और हाई इलास्टिक कौन सा है, लो इलास्टिक कौन सा है, इस तरह से, ठीक है ना जी। तो इसमें ये सिर्फ जो है ना ये इनकम के हवाले से है, इनकम बढ़ी क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन प्राइस जो है ना वो प्राइस का इसके उलट होगा। प्राइस का ग्राफ जो होगा ना डिमांड सप्लाई का ग्राफ होगा। तो यहाँ सिर्फ जो है ना इनकम बढ़ती है कि जी इनकम बढ़ी तो चीजें आपने ज्यादा खरीदने से क्वांटिटी घर में आपने सेविंग करके रख ली, स्टॉक करके रख लिया, तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ी है तो आपका नॉर्मली उसी तरह से ले रहे हैं। क्वांटिटी अगर आप क्वांटिटी प्राइस जो है ना आपकी कम है, आपके तनख्वाह कम है, बड़ी नहीं, तो क्वांटिटी जो है ना आपकी थोड़ी है आपके पास, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर जो है ना आपकी प्राइस जो है ना सेम रहती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ रिलेटिवली डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसका ग्राफ जो है ना वो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। The degree to which demand is affected due to change in price is referred to as elasticity of demand. ये जो मैंने अभी बताया आपको, demand for product is said to be elastic when decrease in selling price results in considerable increase in their demands. तो जी वो डिमांड जो है ना वो अब्रप्टली जो है ना वो चेंज होगी वो, ठीक है ना जी, इलास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। On the other hand, if change in selling price produces little or no effect on demand, the demand is said to be inelastic, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इलास्टिक और इनइलास्टिक का फर्क जो है ना वो ये आता है आपको। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि ये यहाँ पर 1 है, यहाँ जो है ना इलास्टिसिटी 0 आएगी, यहाँ इलास्टिक जो है ना वो क्या होगी, ये इन्फिनिटी होगी, यहाँ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी, यहाँ इलास्टिसिटी 0 होगी, ठीक है ना जी। यहाँ इलास्टिसिटी 1 होगी, यहाँ लेस देन 1 होगी, यहाँ पर मोर देन 1 होगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि प्राइस बढ़ रही है ना तो इसका मतलब ये है कि उसका ज्यादा है, तो इसका मतलब कि रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू होता है कि प्राइस इनटू कमोडिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू जो है ना ऐसे पहले बढ़ेगा ऐसे यहाँ, और उसके बाद प्राइस जो है ना वो यहाँ पर रेवेन्यू जो है ना फौरन कम होना भी शुरू हो जाएगा कि जी लोग लेते थक जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं यार दफा करो, पहला ही माल पड़ा है, क्या करना है, स्टॉकिंग। तो इसका मतलब ये है कि एक पीक के ऊपर जाकर रेवेन्यू जो है ना वो फिर नीचे आ जाएगा। तो रेवेन्यू का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है। अगर मैं दे दूं ना कि जी ग्राफ आप इनको अंडरस्टैंड करें कि ये किसका ग्राफ है, तो आपने ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये टोटल रेवेन्यू का ग्राफ है, ये वाला टोटल रेवेन्यू का, कि रेवेन्यू का ग्राफ ये है जहां पर पीक जो होगा, जहां पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इक्विलिब्रियम के ऊपर मैक्सिमम जो है ना रेवेन्यू होगा, मैक्सिमम रेवेन्यू का ग्राफ होगा, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें ये है रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड डिमांड, टोटल रेवेन्यू एंड डिमांड के दरमियान में। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिक की सूरत में इलास्टिक कहाँ है, ये वाला एरिया है, इन इलास्टिक कौन सा है, ये वाला एरिया है, ठीक है ना जी। यूनिट इलास्टिक ये वाला एरिया है,
इन इलास्टिक ये वाला एरिया है। तो अब आप देखेंगे इसके ऊपर क्या है, क्या हो रहा है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो रेवेन्यू क्या है, डिक्रीज होगा, रेवेन्यू यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यूनिट इलास्टिक में क्या है कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज डज नॉट चेंज एनी टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है चेंज नहीं होगा। इन इलास्टिक में क्या है, प्राइस इंक्रीज रेवेन्यू, प्राइस डिक्रीज डिक्रीज टोटल रेवेन्यू। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ जो है ना इसके मुताबिक जो है ना इसका रेवेन्यू बनता है इसका। तो अगर आप इसको इक्वेशन की लैंग्वेज में देखें तो वो क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू आर दैट कैन बी जनरेटेड बाय सेलिंग अ पर्टिकुलर गुड ड्यूरिंग अ गिवन प्राइस पीरियड is obtained by multiplying the selling price with the number of units sold। कि जी रेवेन्यू क्या है, देखे ना जी, मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि आपने दुकान डाली है, ठीक है ना जी, आपने इनिशियल कॉस्ट लगा दी, उसके ऊपर लगा दिया, सामान रखा हुआ है आपने, परचून के आपकी दुकान है, कोई जनरल स्टोर है या कोई क्या है कोई, ठीक है ना जी। तो अब आपको चीजें पड़ी हैं, बेच रहे हैं, शाम तक जो है ना आप हर रोज तो हिसाब नहीं ना कर सकते, 6 महीने बाद या साल बाद कहीं जो है ना उसका ऑडिट करेंगे, उसका सामान चेक करेंगे कि कितना पड़ा है। तो आप क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सामान आपने चीजें पैसे लिए, चीजें दे दी, तो आपने काउंट नहीं किया, तो आपने इसका मतलब शाम तक जो है ना आपकी जो बिक्री हुई है जिसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है आपका, उसकी कमोडिटी की प्राइस भी शामिल है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, ठीक है ना, जिसको आप बिक्री कहते हैं। बिक्री इज टोटल रेवेन्यू, क्या जी कितना बिका है सामान, बिक्री, ठीक है ना जी। वो आएगा क्या है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट नंबर इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो ये इसको कहेंगे रेवेन्यू। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीरियड प्राइस एंड डिमांड इज दिस वन, तो अगर आपके पास रेवेन्यू क्या है कि प्राइस इनटू डिमांड। अब प्राइस का फार्मूला हमने ये पढ़ा है पिछले वो जो है ना उसके अंदर, कहाँ था ये वाला, ठीक है ना जी, ये वाला, ये मैंने कॉपी यहाँ कर दिया एहतियातन, तो इसको P की जगह पे आप रख दें तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू सी माइनस एम डी इंटू डी, तो इसका मतलब ये सी डी माइनस एम डी स्क्वायर। तो अब कंडीशन वही है। तो आप देखें ना कि किसी भी, अगर आप देखें ना जी कि यहाँ पर उसकी जो पहली कॉस्ट थी, जो फिक्स कॉस्ट थी उसकी, तो उसकी भी डिमांड थी, वहां पर वो डिमांड इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी तो उसके भी पैसे हैं, ठीक है ना जी। देखिए मैक्सिमम जो है ना, जो उस वक्त डिमांड थी ना, उस वक्त कुछ ना कुछ उसकी डिमांड होगी, कुछ ना कुछ लोग उसको लेने वाले आ जाते हैं कि जी यार ये मुझे पैसे ये चाहिए, आपके पास पुराना माल कहीं पड़ा है, बाज़ औक़ात आ जाते हैं ना कि जी जो चीज़ बिक नहीं रही होती तो आपको पता है यार वो फलानी, अच्छा यार मैंने पिछले साल लेके स्टॉक की थी पड़ी है, तो वो आप वही निकाल के उनको दे देते हैं, तो वो इसका मतलब है कि उसकी भी डिमांड, तो वो प्राइस वो होती है। तो उसके बाद जो है ना दूसरी प्राइस जो है ना, जो अब्रप्टली जो है ना, वो फर्ज करें सीजन चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ, उसी तरह के कपड़े वो हैं, ये पुराने कपड़े हैं, ये नए कपड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सूरतों में ये आ जाएगा इस तरह से। तो सूट वही है, सूट एक जैसा ही है, तो इस तरह से आपके पास रेवेन्यू जो है ना, ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ये वाला। सो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल revenue and demand for condition expressed in equation this one may be depicted by the curve, कि जी कर्व जो है उसका कैसे बनेगा, ये वाला कर्व ये बनेगा जिसके अंदर ये d जो है ना वो अब c ओवर m की बजाय c ओवर 2m के बराबर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना जी। ये वैल्यू अचानक बढ़ रही है और घट रही है, तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरह का आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसकी जो चेंज है वो इससे चेंज होगी कि जी ये नेगेटिव चेंज प्लस चेंज है, ये नेगेटिव चेंज है, जो जिसको आप रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये डेरिवेटिव नहीं आप पढ़ रहे होते, डेरिवेटिव बेसिकली यही होता है। अच्छा अब इसको अगर जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि फिक्स है, वो यहाँ आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना जी। तो अब आप यहाँ पर देखें कि अगर आप यहाँ पर d ओवर r इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इट इज इक्वल टू दिस वन, इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ये इस तरह से कर देंगे, या आप ये करेंगे रेवेन्यू वाली इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 कर दें। 0 का मतलब ये है कि किसी खास जगह पे आप यूं समझ लें कि ये मैं इसकी एक एग्जांपल है तो आपके रेलेवेंट नहीं है,
लेकिन वो जो है ना, मैं आपको ये रेगुलर एग्जांपल ये बता देता हूँ कि जी जो डिफ्रेंशिएशन होती क्या है। फर्ज करें ये एक रोड है, ये सड़क है, ये लाहौर से आप आ रहे हैं इस्लामाबाद, आपने गाड़ी की स्पीड, आपने कहा जी मेरी गाड़ी की स्पीड 120 है, तो आपको कैसे पता चला कि ये 120 है? वो मीटर अगर ना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप फर्ज करें मैथमेटिशियन है, आप क्या करेंगे कि ये यहाँ पर एक माइल स्टोन है, मील जो नहीं है, मील होता, जो मील होता है, माइल जो जो पत्थर का बना होता है, तो वहां लिखा होता है कि जी अच्छा जी यहाँ से इस्लामाबाद जो इतने किलोमीटर है। तो जब ये गाड़ी वहां आके रुकती है ना, तो ये जो है ना, इसका ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी। लेकिन जब आके गाड़ी यहाँ रुकेगी ना, तो वो आप यूं सपोज कर लें कि ये गाड़ी यहाँ पर स्टोर्स रुकेगी नहीं, चल रही है, लेकिन एक बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए, इनफिनिटेसिमल टाइम के लिए ये गाड़ी यहाँ सपोज कर लिया कि यहाँ स्टेशनरी है गाड़ी है। अब उस स्टेशनरी के ऊपर आपने क्या करना है, उसका जो है ना टाइम के साथ उस डिस्टेंस को जो डेल्टा एस ओवर या डेल्टा एस ओवर और को डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये जो रेशियो बनेगी ना, अगर ये बहुत ही कम है तो इसको आप डी कह लेंगे, ठीक है ना, कभी डिफरेंशियल वैल्यू। अगर बिल्कुल कम है तो ये जो अगर है तो इंक्रीमेंटल होगी। अगर डेल्टा ये जो है ना, ये आप इससे कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटल होगी। अगर डी कहेंगे तो वो आप इसको कहेंगे डिफरेंशियल होगी। तो दोनों सूरतों में बात एक ही है कि इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। और अगर इंटीग्रेशन की जुबान में कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, ठीक है ना जी। तो इस तरह से अगर आप वहां पर यूं समझ लें कि इसकी स्पीड, ये इसको कहेंगे स्पीड या वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज होती है। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, डी ओवर आर ओवर डी आर ओवर डी या डी, तो ये इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये यहाँ से आप इसकी डी की वैल्यू जो है ना आप यहाँ से निकाल रहे हैं। डिमांड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये डिमांड होगी, ये वाली किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जिस तरह से यहाँ ये पॉइंट है ना, यहाँ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मसला इस पॉइंट के ऊपर ये डिमांड क्या होगी, ये C ओवर 2m होगी। बात की समझ आ गई मेरे बेटा? बात की समझ आ गई? मैं रैंडम जो है ना किसी से पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 41, ये बताएं कि आपको बात की समझ आई है कि नहीं। रोल 41 एक तो जो है ना जी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैं वहाँ HOD साहब के पास जाता हूँ या किसी भी टीचर के पास जाके बैठता हूँ ना, वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ही लैक ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखें यहाँ पर ये सिर्फ 7 जो है ना वो बंदे आए हैं, 7 लोग जो है ना वो कर रहे हैं, 7 लोग। तो कितने की क्लास है वो? 30 प्लस है ना, 32 है गालबन। तो मानूर ये कितनी क्लास है बेटा? ये 32 है आप लोग? आप 32 लोग हैं? हम लोग जो हैं वो 32 34 हैं जी सर, और कोई सीनियर्स भी हैं तो वो सीनियर 5 हैं। आज मुझे उन्होंने बताया 5 लोग हैं जी सर, अप्रोक्सीमेटली 38 हो जाते हैं। तो इसका 38 है। तो आप अंदाजा लगा लें, कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप 7 लोग जो है ना इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है ना। तो आप भी खजल खराब हो रहे हैं, मैं भी खजल खराब हो रहा हूँ। खजल खराब होना ही होता है ना आप सही पढ़ेंगे ना मैं इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा क्योंकि मेरी तो ड्यूटी है। लेकिन बेटा आप मोटिवेट करें ना सारे दोस्तों को, सारे हजरात को। देखें ना, मैं इसीलिए जो जब आपने ये डिक्लेयर किया कि जी क्लास होगी, तो क्लास के अंदर जो है ना वो कैसे हार्ट बर्निंग शुरू होगी, जैसे किसी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है कि जी मैं मतलब सॉरी माइंड ना कीजिएगा कि जी वहां जाके पता नहीं मैंने क्या करना है, ठीक है ना जी। तो वो अपना घर में जाके है ना जी वो लेटना ही होता है ना, पहले ही घर में पड़े हैं। तो इसलिए बेटा हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा जरूर करना चाहिए, ठीक है ना जी। मैं ये नहीं कहता कि जी मैं आपको नसीहत करूं, क्योंकि मैंने मेकअप क्लास बड़ी मुश्किल से आप लोगों से ये आपका राइट वो छीना है आज। वो भी माँ नूर ने इनिशिएटिव लिया बेचारी ने, इन्होंने गालियां खाई स्टूडेंट से, कुलीग से, वो बुरे भले ये बनी। और फिर मैंने 1-2 फिक्रे बोल के हीरो मैं बन गया, बुरी ये पड़ गई। हालांकि यही काम मैंने इनको बेचारी को दिया हुआ था।
तो मैं चूंकि अपर हैंड था, स्टूडेंट बेचारे मुझे कुछ कह नहीं सकते थे, ठीक है ना जी। तो इसने माँ नूर ने गालियां खाई, मैं हीरो बन गया, ठीक है। लेकिन ये है कि मजा नहीं आता बेटा इस तरह से। आप लोग थोड़ा सा ना इस चीज को देखा करें आप। इसीलिए क्लास में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो डांटा था उसी बुनियाद पे थोड़ा सा डांटा था। बाद में HOD साहब को मैंने बताया भी था, तो कि जी मैंने थोड़े सी डोज दी है स्टूडेंट्स को। तो ये डोज आपकी इस एज के अंदर डोज होनी नहीं चाहिए। वैसे प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आपको अपने अच्छे बुरे का पता होना चाहिए बेटा कि जी मेरा बुरा क्या है, क्योंकि आप डेडिकेटेड हैं, आपके पेरेंट्स से फीस देते हैं, इतनी लंबी लंबी फीसें यहाँ हैं, लाख से ज़्यादा होगी। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा अपनी डिग्री को वैलिड करें, इसको वैलिडेट करें, वरना बड़ा नुकसान होगा कि जी वो कहेंगे अच्छा जी साल इन्होंने पढ़ा ही नहीं, ये बैच कौन सा है जी, ये वो बैच है कोरोना वाला, अच्छा इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है यार, इसको बस छोड़ दो। वो बैच के हिसाब से ना नौकरियां होती हैं फिर कि यार छोड़ो इस बैच से हम ना रिक्रूटमेंट ही नहीं करते। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, पता है मुझे। कहते यार इस बैच से ना उठाओ, इससे पिछला बैच के जो अगर कोई लड़का फारग फिर रहा है ना उसको उठा लो, या लड़की जो फारग फिर रही है, या इंतजार कर लो, इसी स्टाफ से गुजारा कर लो। ये यूनिवर्सिटियों में जैसे अभी जॉब है ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा ये म्यूजिक कहीं ऐसे ना हो कि आपको फेस करना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा ना आप इंटरेस्ट लें सारे लोग। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम यहाँ आते हैं, तो मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ है? मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ना वो यहाँ पर है। तो इक्वेशन में कैसे होगा कि जी मैक्सिमम रेवेन्यू के CD माइनस MD, ठीक है ना जी। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो क्या होगा, वो C²/4M हो जाएगा। कि दोनों को आप देखें ना ऐड अप कर लें कि इसको और इसको आपने क्या किया, CD के एक D से और मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका D जो है ना इसको निकाला यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आ गया ये जो है ना ये स्केयर कि जी आपका ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू अब आ गया, आपकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है ना जी, C/4M स्केयर। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ना इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल, इसको कहेंगे मार्जिनल वैल्यू। मार्जिन के ऊपर, मार्जिन का मतलब है कि उसकी बिल्कुल एक हद के ऊपर, कि वहां से नीचे भी जाएगा, इधर जाएगा तो इधर भी नीचे जाएगा, उधर जाएगा उधर भी नीचे जाएगा, तो उसको कहेंगे मार्जिनल इंक्रीमेंट और मार्जिनल डिक्रीमेंट, मार्जिनल वैल्यू। तो ये आप इसको कहेंगे DR/D इज कॉल्ड द इंक्रीमेंटल और मार्जिनल वैल्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये रेवेन्यू जो होगा इट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना जी, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आप इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे तो आपको आपका जो मार्जिन जो है ना ये दोनों सूरतों में डिक्रीज होगा इसको, ठीक है ना जी। ये इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डिमांड और टोटल रेवेन्यू के दरमियान ये जो है ना आप पढ़ सकेंगे जी। ये वैल्यू जो है ना, अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है ना, ये जो है ना ये इसको कहेंगे मार्जिनल वैल्यू, ठीक है। ये तो इसे मार्जिनल कोफिशिएंट इसको बोल सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आप इसका रिलेशनशिप जो है ना शो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा आते हैं कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, कॉस्ट किसको कहते हैं? The following are different types of cost that are involved in various kinds of engineering and managerial problem। कि जी कॉस्ट की टाइप्स हैं कि जी देखें जी, एक हमने कोई गाड़ी ली, हमने कोई चीज ली, कोई गाड़ी ली फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है ना जी। इन्वेस्टमेंट कास्ट, जो फर्स्ट कास्ट जो है ना उसकी वो होती है इन्वेस्टमेंट कास्ट, फर्स्ट कास्ट इन्वेस्टमेंट कार्ड, क्या आपने चीज वो ले ली, ठीक है ना जी। अब वो पड़ी है, जब सेकंड टाइम वो बेचेंगे ना, वो या चीजें उसकी जो है ना प्राइस जो कम या ज्यादा, उसके अंदर जो वैल्यू एडिशन होगी या कम होगी वो आपकी होगी वेरिएबल कास्ट उसकी, ठीक है ना जी। अब फर्स्ट कास्ट जो है ना, द इन्वेस्टमेंट कास्ट और द फर्स्ट कास्ट रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपने मकान जो है ना, आप मकान बना के बेच रहे हैं, तो पहला जो आपने वो किया काम कि जी इसको शुरू करने के लिए ईंटें ली, ठीक है ना जी, ईंटें ली, रेत लिया, सीमेंट लिया, ठीक है ना, मिस्त्री यार के, वो जो कॉस्ट लगी आपकी
वो कॉस्ट जो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी, पहली कॉस्ट होगी, फर्स्ट कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर एग्जांपल वो कह रहा है इफ वी वांट टू परचेज अ न्यू कार देन द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग इट इज द सम ऑफ द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का होती कौन सी है? आपने बैंक से गाड़ी ली, फर्ज गाड़ी की कीमत है 10 लाख या 12 लाख, ठीक है ना जी। तो वो कह रहे हैं अच्छा जी डाउन पेमेंट कर दें, या प्लॉट लिया तो डाउन पेमेंट उन्होंने कर दी 2 लाख, तो वो कास्ट होगी इन्वेस्टमेंट कास्ट, फर्स्ट कास्ट, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पास वो होगी। अच्छा, अब कास्ट फॉर एक्वायरिंग दी प्लस टैक्सेस, वो ज़ाहिर है वो टैक्स भी होंगे उसके साथ। अच्छा, फॉर ए कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट सच एज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट which takes several years to complete, the investment cost is usually spread over time। कि जाहिर है कि वो जो आपने जो ईंटें ली हैं, ठीक है ना, वो फौरन खत्म तो नहीं हो जाएंगी ना। तो आपने 10,000 ईंटें इकट्ठी लेकर रख ली तो उससे पूरा मकान बन जाएगा। तो वो जो कास्ट होगी ना उसको कहेंगे प्रोजेक्ट, उसको कंप्लीट कास्ट का वो जो है ना वो कैपिटल कास्ट के ऊपर उसको प्रोग्रेसिव कास्ट भी कह देंगे, प्रोग्रेसिव पेमेंट भी कहेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, इसी तरह से इसकी 3 जो है ना जी वो 3 किस्में होती हैं, यहाँ 2 लिखी हुई हैं, फाइनल कास्ट में यहाँ पर है। तो जी फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट एंड इंक्रीमेंट कास्ट। फिक्स्ड कास्ट क्या है? एसोसिएटेड विद न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है ना जी, विच डू नॉट चेंज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, फिक्स्ड कास्ट जो है ना इनएविटेबल होती है, ये होती ही होती है कि इतने आपने लेने ही लेने हैं काम शुरू करने के लिए, ठीक है ना जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये ना जी ये जो है ना आपने देना ही देना है कैपिटल के ऊपर, कि जी आपने ले लिया ना, आपने उसके ऊपर अब आप चाहे गाड़ी को रखें या ना रखें तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। तो रेंटल कॉस्ट ऑफ ए वेयर हाउस, किराए पे आपने कोई घर लिया है उसका कॉस्ट आपने देनी ही देनी है, वो फिक्स है, ठीक है ना जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, लाइसेंस फी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, टैक्स, ये सारी फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना जी। कि आपने बिजली का बिल देना ही देना है, उसके अंदर जो है ना आपने देखा होगा कि जी बिजली का बिल अगर आप देखें ना, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं बेटा, तो उसके अंदर जो है ना अभी तक जो है ना वो जो पीटीवी है ना, पीटीवी आप चाहे देखें या ना देखें, बिजली के बिल के अंदर जो है ना वो पीटीवी का टैक्स जो है ना आपके आप यूज करें या ना करें वो फिक्स कॉस्ट आपके बिल के अंदर आ रही होगी। आप आज जाइए ना घर में, आप उठा के देखिएगा उसके अंदर फिक्स कॉस्ट कौन सी है, आप देखेंगे एक तो बिजली का बिल है, इसके अंदर सॉरी ये पीटीवी की फीस है। आप कहेंगे यार पीटीवी का हमारे साथ क्या तल्लुक है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये पीटीवी चलाना है, इसको कैसे हम रिकवरी करें। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आपकी जो है ना यूटिलिटी बिल हैं आपके, मसलन बिजली है, उसके अंदर जो है ना उन्होंने एक हिस्सा एज ए फिक्स कॉस्ट रख दिया। इसी तरह से डैम बनाया, फर्ज करें आप अपने बिल में देखेंगे नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर वो आपके पैसे कटे हुए हैं, आप कहेंगे यार ये कहाँ से आ गया, तो ये गवर्नमेंट के बड़े हथकंडे होते हैं। तो वो फिक्स कॉस्ट जो है ना हर बिल के ऊपर जो है ना वो हर कस्टमर के जो है ना वो नी जाए आंधी जाए बिजली हो या ना हो, तो वो आपसे वो हर सूरत ले रहे होते हैं, वो उसको कहेंगे फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो बिल आप जाके देखिएगा उसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो है ना मौजूद होगी। अच्छा जी, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, ठीक है ना जी, शिपिंग चार्जेस वगैरह वगैरह जो आपको देने पड़ते हैं। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा द एडिशनल कॉस्ट दैट विल रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम बाय 1 और मोर इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कि जी आपकी जो है ना जी पड़े जो है ना जी आपके कीमतें बढ़ जाती हैं, स्टॉक आपने किया हुआ है तो वो आपने खुद से कीमत जो है ना बढ़ा दी, वो होगी इंक्रीमेंटल कास्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 पीसेस 2000 एंड दैट ऑफ 11 इज इतनी, कि जी आपने 10 बेच दिए, अगले जो पड़े हैं 12, तो आपने कहा अच्छा यार इसकी पीस जो है ना इसकी बढ़ा दो, कीमत बढ़ा दो बस, ये जो पड़े हैं, हालांकि आपने वो इतनी कीमत जो है ना फिक्स कास्ट वो दी नहीं होती, तो इसको कहेंगे इंक्रीमेंटल कास्ट, ठीक है ना जी। अच्छा, संक कास्ट क्या है? वो पैसे जो डूब जाएं, जो पैसे डूब जाएं। फॉर एग्जांपल जो है ना आपने गाड़ी ली ना, गाड़ी का सौदा किया आपने 5,000 रुपया दे दिया, अच्छा कितने की ली आपने? 80,000 की, 80,000 की कोई चीज ली, कार ली या किया, तो आपने 5,000 दे दिया।
अच्छा, आप अगले दिन गए, आपके किसी दोस्त ने कहा यार आपने गाड़ी वो गंदी ले ली है, सही नहीं है, आप आज आए ना, आप मैं आपको 80,000 में मेरे पास गाड़ी खड़ी है और इससे अच्छी कंडीशन में है और मॉडल भी अच्छा है, तो छोड़ें, आप उसको दे दें। आपने क्या किया, वो 5,000 छोड़ दिए, 5,000 को सेट असाइड कर दिया, ठीक है, और आपने 80,000 की 5,000 जो है ना वो आपकी संक कास्ट है, डूबती हुई रकम, वो संक कास्ट है, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये एग्जांपल इसी तरह से है इसकी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि फर्ज करें आपने कोई मकान लिया ना, आपने बनाने के लिए प्लॉट लिया। अब प्लॉट जो है ना, आप क्या कर रहे हैं, प्लॉट आपने जब बनाना शुरू किया, दरमियान में कोई बंदा आ गया कि यार मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दें, ये जो है ना आपने जो कमरा छत लिया है तो मैं इसमें रह लिया करूंगा, आप मुझसे ले लिया करें, या सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो, तो आप उनसे किराया लेना शुरू कर देते हैं। तो आप, हालांकि वो पैसे जो है ना आपके बजट के अंदर सरप्लस होते हैं, ठीक है ना जी, आप उनसे ले रहे हैं, ठीक है ना जी, वो कास्ट होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट। उसको अपॉर्चुनिस्टिक करेंगे जी, अपॉर्चुनिस्टिक है, फलाना बड़ा बतल प्रस्त है, अपॉर्चुनिस्टिक है, ठीक है ना, मौका प्रस्त है, मौके से फायदा उठाना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो क्या होती है, वो हिडन कॉस्ट होती है कि जी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि उसके अंदर मौजूद होती है, रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज ओन्ड एंड यूज्ड बाय ए फर्म इन इट्स ओन प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि जी उसी दौरान में उनसे, हालांकि उसकी प्राइस पड़ी होती है, सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, लेकिन आप उसकी प्राइस जो है ना वो डबल ले लेते हैं कि यार चलें काम आ रही है चीज, ये इसने कौन सा घस जाना है, ठीक है ना जी, तो ये इससे ये फायदा उठा लो, उसके बाद इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करो, तो वो होगी अपॉर्चुनिटी कास्ट। द फर्म इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ इट्स ओन पर्पस कुड सेल और रेंट देम आउट, इन टर्न कैन गेट मनी बेनिफिट, मॉनिटरी बेनिफिट, ठीक है ना जी, इस तरह से द अमाउंट दैट the firm is not getting by renting or selling the own resources as it is using them for its own purpose represent opportunity cost of the resources. Example क्या है? Example यह है कि opportunity cost include salaries that manager could earn if he or she would have managed another firm, ठीक है ना जी, कि जी इसी कीमत पे ऊपर देखे ना जी, कि जी एक कंप्यूटर मैनेजर है, एक प्रोफेसर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना जी क्या हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मेरे पास डिग्री है, तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना जी, मैं यहाँ रेगुलर मुझे सैलरी मिलती है, तो वो मैं क्या, मुझे कहीं और से ऑफर आ जाती है कि आप विजिटिंग पे चले जाएं, तो वो विजिटिंग की जो है ना वो होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जी एक बंदा कहीं रेगुलर प्रोफेसर है, तो इसके अलावा अब उसको विजिटिंग कहीं मिल जाती है, हालांकि कानून के अंदर जो है ना विजिटिंग जो है ना वो रेगुलर बंदा जो है ना विजिटिंग नहीं पढ़ा सकता, सरकारी यूनिवर्सिटी का विजिटिंग नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना जी, तो वो बदयांती में शामिल हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एज एन अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है ना वो उसको आप वहाँ डबल कास्ट वो ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपके पास आ जाती है। तो ये इसकी इनके दरमियान रिलेशन है। रिलेशन कैसे होगा कि जी इन ऑलमोस्ट ऑल देयर आर सर्टेन कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना जी, कि जी कुछ कीमतें की वो चेंज नहीं होती। Such costs are referred to as fixed cost (FC). In addition, there are other costs that vary almost directly with the relative with level of output. वो क्या होंगी, वो वेरिएबल कास्ट होंगी दोनों में, दोनों टोटल कास्ट क्या होगी, टोटल कास्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट। अच्छा, अगर आप ग्राफ की सूरत में अगर आएंगे तो यहाँ आप देखें कि एक मिनट बेटा, ये मेरा ख्याल में बैटरी डाउन हो गई है, मैं इसको कि देखें, यहां पर आप देखें कि इसकी ये जो कॉस्ट है, डिमांड हालांकि जीरो है, डिमांड बढ़ेगी लेकिन वो कॉस्ट जो है ना, डिमांड जैसे बढ़ाएंगे कॉस्ट जो है कि इसकी जो है ना प्राइस जो है ना फिक्स कास्ट है, ये कॉस्ट जो है ना ये फिक्स कॉस्ट है, प्राइस कॉस्ट, कि आपने कितने की गाड़ी ली है जो आपके घर में पड़ी है, आप बेचेंगे तो इसके ऊपर देखेंगे, वो दिन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से
जो है ना महीनों के हिसाब से वो कास्ट बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी कॉस्ट जो है ना ये वाली, ये कास्ट जो है ना ये फिक्स कास्ट है ये वाली, ठीक है ना जी। ये कास्ट जो है ना ये फिक्स कास्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स कास्ट होगी ये वाली, और वेरिएबल कास्ट जो है ना उसी रेशो के साथ बढ़ रही है, ठीक है ना जी। कि ये आप टोटल कॉस्ट और प्लस ये जो है ना ये इसका डिमांड के हिसाब से ये बढ़ रही है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना टोटल कास्ट ये हो जाएगी। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल कास्ट क्या है, वेरिएबल जो है ना ये आपकी कमोडिटी प्राइस एक चीज की कीमत प्लस डिमांड, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये वेरिएबल कास्ट है। तो ये वेरिएबल कास्ट का ग्राफ जो है ना इस तरह से होगा, VD VC इज इक्वल टू VD, ठीक है ना, डिमांड के साथ। व्हेन टोटल रेवेन्यू डिमांड रिलेशनशिप शोन फिगर एंड the total cost relationship between them are combined together, then it result in equation 19 कि जी उस वक्त क्या होगा, ये जीरो से बढ़ जाएगी ना ये कीमत, C माइनस डी जीरो से बढ़ेगी। जीरो से इसलिए बढ़ेगी कि क्योंकि इसकी एक फिक्स कॉस्ट है, जीरो से जो है ना जी ये जीरो की बजाय इसके इतने पैसे की वो है, तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज लेस मोर देन जीरो, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ आएगा इस तरह का, ये इस तरह का ग्राफ आएगा कि ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है ना, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट जो है ना अब कहीं भी जाके रेवेन्यू टोटल क्या होगा, यहाँ से ये रेवेन्यू का ग्राफ नीचे से उठ के ऊपर चला गया, ठीक है ना जी। ये कॉस्ट रेवेन्यू जो है ना इसका ऊपर चला गया इसका निकल के, तो अब ये जो है ना इसका ग्राफ वो आपको ऐसे चलेगा। तो अब आप अगर इसको देखें कि यहाँ जो है ना अगर कोई चीज आप बेचेंगे यहाँ पर, यहाँ कहीं, यहाँ पर कहीं कि जी आपकी कॉस्ट जो है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हेलो वालेकुम जी जी मेहरबानी इरफान साहब, मैं ना फाउंडेशन यूनिवर्सिटी अभी क्लास ले रहा हूँ सर, मेरी क्लास चल रही है, तो मैं पहुंचूंगा मगरब के करीब कहीं, तो मुझे सर ने बताया था तो दूसरा नोक लेने नहीं सर नहीं, वो बच्चे वो जो है ना आपको नहीं मिलेंगे, वो तो डॉक्टर साहब हैं सोए हुए हैं वो ड्यूटी करके रात की, वो किसी को वो उसका पता भी नहीं होगा, तो वो शाम के वक्त है ना हम टाई अप कर लेते हैं काइंडली। चलें ठीक है जनाब, ठीक है, ओके जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो सॉरी बेटा, यहाँ हम थे, ये जो है ना ये इसका मतलब ये इसकी कॉस्ट से भी नीचे, तो इसको कहेंगे लॉस। ये जो डॉटर लाइन है ना इसको कहेंगे लॉस, ठीक है ना। ये जो है ना इसको कहेंगे प्रॉफिट, इसको कहेंगे लॉस। अब आप देखेंगे जी इस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे जो जितना भी एरिया ना ये वाला, इसको आप कहेंगे लॉस, ठीक है ना, इसको कहेंगे प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्राफ जो है ना वो इस तरह का बन जाएगा कि जी जो है ना प्रॉफिट लॉस का वो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा कॉस्ट वॉल्यूम का, इस तरह से, ठीक है ना जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इसमें प्रॉफिट कहाँ है, देखें ना जी, प्रॉफिट का मतलब देखें कि जी ये कास्ट प्लस इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वेरिएबल कास्ट, दोनों के ऊपर जितना भी रेवेन्यू फालतू है वो आपकी प्राइस है। कि देखें ना जी आपने सामान कोई 2 साल पहले जो है ना वो चीज ली, ये वाली ये थी फर्ज करें 2000 की, अब इसकी वैल्यू क्या कितनी होगी 3000, ठीक है ना जी। अब 2000 जमा 3000, ठीक है ना जी, तो अब दोनों 5000 हो गई। तो इसके ऊपर आपने जो आपकी घर आपको कितने की पड़ी थी वो चीज, वो आपको पड़ी होगी जनाब, वो अब आपके आपको पड़ रही होगी कोई तकरीबन 3500 की, 4000 की। तो इसका मतलब ये है कि अब चूंकि आप इसके ऊपर 4000 की इसके ऊपर आपको इसका रेंट भी दे रहे हैं ना, आप उसकी कोई उसके ऊपर टैक्स भी दिया होगा, आपने कुछ और चीजें, तो वो कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट तो नहीं है ना, ठीक है ना जी। आपने सारी चीजें जो है ना वो लैटिन वर्ड जो है ना इसके ऊपर नहीं लगा रहे अब, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मार्जिन होगा ये वाला, वो मार्जिन क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा मार्जिनल। तो इसीलिए हम जो है ना जी नेक्स्ट जो है ना वो मार्जिनल रिटर्न जो है ना वो आपका मार्जिनल रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो वो मुनाफा जो आपके घर में आ रहा है, ठीक है ना जी, वो हम यहाँ आगे वो देखेंगे, लेकिन यहाँ जो है ना वो मार्जिन जो है ना ये आपका मुनाफा है, ये आपका प्रॉफिट है ये वाला। अब यहाँ देखें ना ये मैक्सिमम रेवेन्यू से ये घटना शुरू हो गया, तो आपका मुनाफा जो है ना इधर खत्म हो गया,
ठीक है ना, क्योंकि आप ग्राफ के नीचे आ गए तो वो आपका लॉस आ गया। तो इसका मतलब इधर भी लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो ये आपके पास आ गया इस तरह से आपके पास, ठीक है ना जी, टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना जी। अगर आप नेट के ऊपर जाए ना जी, तो आप यहाँ देखेंगे कि जी टोटल रेवेन्यू ग्राफ ऑफ, ये अगर आप यहाँ देखें ना बेटा, ग्राफ ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। आप देखें ना जी, यहाँ पर आपको ग्राफ जो है ना इस तरह के बनते हुए नजर आएंगे। ये देखें, ये ग्राफ हम आपको इस तरह के बने हुए देखें ना, ये ग्राफ ये देखें, ठीक है ना जी। इस तरह से आप अब कहीं भी किसी तरह का भी कोई ग्राफ उठा लें तो आपको जो है ना ये लॉस और प्रॉफिट और ये इस तरह के जो है ना वो चीज़ें मिलेंगी कि देखें ना जी, ये देखें आपके पास ये प्रॉफिट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये ना, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास जो है ना ग्राफ का आपका ग्राफ आपको हमेशा इस तरह का मिलेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता हो कि ये इसका अगर आप सिंपली आपके पास ग्राफ आ जाए तो आप इसको किस तरह से लेंगे। यहाँ कोई ज़्यादा वो मेरे ख्याल में हमने लॉस नहीं ना लिखा, इसलिए वो जो है ना ये आपके पास इस तरह का आ रहा है। देखिए ना ये बल्कि ना ग्राफ आपके पास इस तरह का आएगा कि जी आप यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर निकाल लूँ, यहाँ पर कोई फर्ज करें आपके पास ये समझ लेना ये वाला। अब ये देखें ना यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह के आएंगे आपके पास, ये इस तरह के ग्राफ देखें ना, ये यहाँ पर आप देखें ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना जी। इसी तरह से और आपके पास जो है ना ये इस तरह के ग्राफ जो है ना आपको हमेशा वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपने बेटा ये जहन में रखना है कि ये लॉस और प्रॉफिट का आपके पास ग्राफ कैसे बनेगा, बस ये जहन में रखना। मेरा बताने का मकसद भी यही है कि जी आप लॉस और प्रॉफिट जो है ना जी इसको आप कैसे शो करते हैं। आगे कहीं जाके ना मैंने और भी ग्राफ ये ना दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको और भी मिल जाएंगे ग्राफ। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें कि जी सर वो एक सीनियर कह रही है कि उसको भी ऐड कर लें, वो उसकी रिक्वेस्ट आई है सर। ओह सॉरी बेटा, ये मेरे पास तो नहीं है बेटा ये। हाँ ये अभी हाँ ये अभी आई जी सर। ये आ गई है। चलें ठीक है बेटा। आप फॉलो तो कर रहे हैं ना जो मैं बातें कर रहा हूँ बेटा? चलें बस थोड़ा सा आगे चल के हम ना इसको खत्म करेंगे, फिर 2-4 मिनट हम ना इसको हम देख के ना, ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाएं। अच्छा जी, फिगर 119 clearly shows the volume for which profit and loss take place. Here we wish to know the demand level that yield maximum profit. ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये देखें ना, ये इसके ऊपर ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये वाला प्रॉफिट यहाँ कहीं होगा, यहाँ भी होगा, चूंकि हमने पहले से चीज लेके रखी हुई है। लेकिन वो प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट नहीं होता वो, बल्कि आपने देखे ना स्टोरिंग वैल्यू है, स्टोर किए हैं चीजें, उसका रेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना पता नहीं और क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो उसकी कीमत होती है बेसिकली। ये जो यहाँ का प्रॉफिट होता है, असल प्रॉफिट ये होता है, ये वाला जो इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें अगर आप कि ये प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है ना जी। देखिए ना जी, सौदा आपने बेचा कि जी 10 रुपए का वो लिया था आपने, तो 15 का बेच दिया, तो 10 रुपए जो है ना आपकी जो है ना टोटल 15 टोटल रेवेन्यू है और 10 आपकी कॉस्ट है। तो इसे कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब P इंटू डी, प्राइस इंटू डिमांड, माइनस FC प्लस दिस वन। अब P जो है ना ये वैल्यू जो है ना हमें पता है, ये हमने पिछली इक्वेशन से लगाई है C माइनस डी, ठीक है ना जी। तो इसका डी ऑलरेडी है, ये है, तो आप इसको कंडीशन वही लग गई इसके ऊपर, तो आप इसकी इक्वेशन जो है ना इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब आपने लिखनी है कि मैक्सिमम आपने प्रॉफिट देखना है। मैक्सिमम का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे, जैसे आपने पहले निकाला, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट अगर किया तो ये वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना ये D 1 हो गया, ये 1 हो गया, C माइनस V आ जाएगा,
ये 2 इधर आ गया, 2MD आ जाएगा, 2MD। तो इसको आप करते करते तो अब जो है ना आपके पास जो है ना ये वैल्यू आ गई इसकी, ये वाली, कि जी अब हम मार्जिनल वैल्यू जो है ना ये आ जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल, ये वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट और जो है ना जी आपका मुनाफा करके आपकी वो बराबर आ जाएगी, टोटल कॉस्ट उसके बराबर आ जाएगी उस के जी। अब आप ना आपको अब इससे ऊपर जब आप बेचेंगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा है, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब यह है कि अब इसने इस प्रोडक्ट ने अपनी कीमत पूरी वसूल कर ली, अब इसको मैं बेचूंगी तो ये मुझे मुनाफा ही मुनाफा है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना जी। वो कहते हैं ना जी ये, अच्छा जी ये जो प्रोजेक्ट है, ये घर है, ये मैंने बना के किराए पे दे दिया, ठीक है ना जी। अब 5 साल के बाद वो इतने पैसे उसके बन गए, तो जितनी कमाई उसके ऊपर, जितने पैसे उसके ऊपर लगे थे वो उसने पूरे कर लिए। अब वो मकान जो है ना मुनाफे में है। वो पॉइंट जहां पर वो मुनाफा जो है उसकी टोटल कीमत के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना जी। तो वो पॉइंट कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना जी। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट में आप देखेंगे जी ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, जहां पर डिमांड जो है ना उसकी वो उसके बराबर हो जाए। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप जो है ना इसका डी निकाल लें। डी के लिए क्या है, बाकी चीजें एक तरफ रखी, ठीक है ना। डी इधर निकाला तो आपके पास ये जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक पॉजिटिव होगी बन गई नेगेटिव, कि जी अगर आप वो उसके ऊपर ऐसे कहेगा कि जी एक यहाँ पर पॉजिटिव बन गई, एक नेगेटिव, यहाँ जो है ना डी की वैल्यू है ये वाली, और डी कहाँ पर ये है, ये यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। रेवेन्यू का, प्रॉफिट का वो पॉइंट, आपको पता है ना प्रॉफिट की, तो ये डायग्राम है ना इस तरह से कि इधर प्राइस है, इधर क्या है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है। तो अब जो है ना ये रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है ना ये D/DT है, इधर D/DT है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप ब्रेक इवन पे जा रहे हैं तो कि जी क्योंकि ब्रेक इवन क्यों आ रहा है कि इसकी एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की वजह से ये रेवेन्यू का पॉइंट जो है ना वो क्या ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर उठा हुआ था ना, यहाँ ये ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कहीं जो है ना इस पॉइंट के ऊपर कहीं पर या इधर कहीं पर ये वैल्यू जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, डी जो है ना वो क्या हो जाएगा, मसलन ये है, ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ D इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा कि यहाँ पर D इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये पॉइंट जो होगा ना ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो अब जो है ना अब जब ब्रेक इवन पॉइंट में क्या करेंगे आप, यहां पर आप देखें अब इसकी स्टेट में जो है ना उसी तरह हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगी, यहाँ लॉ ऑफ, जब ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आके अब आप सारी की सारी वो जो है ना प्रॉफिट में चेंज हो रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर एक ग्राफ सा आपको नजर आता है इस तरह से। देखें कि जी ये ग्राफ है, ठीक है ना। इसमें मैं वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें ना, ये यहाँ पर जो है ना इसकी जो है ना ये गाड़ी है ना, आप कह रहे हैं बढ़ रही है, अब इससे आगे तो वो बढ़ेगी नहीं ना, आप जितने मर्जी बेच लें, ठीक है ना जी। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप जितने की मर्जी चीज बेच लें, लेकिन उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि वो अब वो यहाँ शुरू में वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है, आप उसके ऊपर कीमत बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब एक खास मौका तो कीमत स्टेबल हो गई यहाँ पर, अब यहाँ ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो इसका मतलब इस के ऊपर आप इसी कीमत के ऊपर देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने इसकी कीमत पूरी कर ली तो अब इसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ रिटर्न शुरू हो गया कि जी यहाँ पर ये है प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव ग्राफ बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, यहाँ स्टेबल है, तो इसको कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न, और इसको कहेंगे नेगेटिव रिटर्न। तो नेगेटिव रिटर्न तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, कम होना, बहुत बहुत ज्यादा कम होना, घटना, लेस होना, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ये मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर जो है ना ये दिया हुआ है कि डिस्कस
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये असाइनमेंट के अंदर ये क्वेश्चन मैंने वो आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि दिस लॉ रेफर्स टू the amount of extra amount that results from the successive addition of equal unit of variable input to some fixed value, fixed or limited amount of other input factor। कि जी आप उसके अंदर देखें ना जी, एक फिक्स वैल्यू फिक्स कॉस्ट है, उसके अंदर और उसके अंदर डालते जाएं, ठीक है। आप तब वक्त है कि उसकी वैल्यू जो है ना इतनी हो जाएगी कि आप डिमांड जो है ना बढ़ेगी नहीं। अब देखें ना यहाँ डिमांड जो है ना, डिमांड तो खैर बढ़ रही है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, प्राइस उसकी उसी तरह से रहेगी, इनपुट की वो टोटल अमाउंट जो है ना उसकी जो है ना वो उसी तरह से रहेगी। क्वांटिटी अगर बढ़ा भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ी रहेगी, ठीक है ना जी। अब इसका मतलब ये है कि अब कोई बंदा लेगा नहीं, आप उसको औने पौने दामों में जो है ना बेचने की कोशिश करेंगे, तो ये नेगेटिव रिटर्न है। तो क्या ना, डू योर बेस्ट, डोंट ओवरडू। यहाँ पर डोंट ओवरडू कि देखें ना, यहाँ पर आप देखें कि जी इनपुट लीड्स टू प्रोडक्टिव रिटर्न, इट पेज टू द इन्वेस्ट मोर टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ईच एडेड इनपुट लीड्स टू डिक्रीजिंग रेट ऑफ आउटपुट, इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टॉप समवेयर विद इन दिस फेज। अच्छा इधर क्या है, अवॉइड दिस फेज नॉट ओनली टू, यहाँ वो कहते हैं कि निकाल दो यार, निकाल दो, अब ये जगह घेर रही है ये, निकाल दो, ठीक है ना जी। अवॉइड दिस फेज नॉट ओनली टू डू यू नॉट गेट ए रिटर्न फॉर योर एफर्ट्स, यू डिक्रीज योर ओवरऑल आउटपुट। कि जी आपका तो कह रहे हैं कि जी मुझे इतना ये पड़ा है ना जी, मुझे तो ये जो वेयर हाउस का किराया जो है ना इससे ज्यादा पड़ रहा है, तो ये कोई मुफ्त में ले जाए। मैं आपको बताऊं कि जो है ना जी सऊदी अरब में ये जो तेल पिछले साल आपने देखा होगा कोरोना जब आया था, तो जो ऑयल की जो थी ना कंपनियां बड़ी यूएई में, सऊदी अरब में, वो कह रहे थे कि अच्छा यार हम जो है ना पैसे भी देते हैं पल्ले से, आप तेल ले जाएं उठा के। किसी को याद है ये इस तरह से हुआ था कि जी हम तेल जो है ना फ्री में देते हैं, उल्टा पैसे देते हैं, तो आप काइंडली ये ले जाएं हमारे पास जो है ना, इसके रिजर्व जो है ना बिल्कुल जो है ना टैंक या कंटेनर या जो हमारे पास स्टोर है वो जो है ना वो हो गए। अच्छा उसमें ये था कि फर्ज करें वो तेल कुएं से निकालना बंद कर देते हैं, देखें ना आप आपने मोटर लगाई है, आप कुछ अरसे तक पानी जो है ना निकालना बंद कर दें कि मोटर का वो बोर जो है ना वो बंद हो जाता है। यही हाल तेल का है कि तेल का आपने वेल खोदा इतने करोड़ों अरबों डॉलर लगा के, ठीक है ना जी, अब अगर वो तेल आगे स्टॉक करने के लिए जगह नहीं है तो आप कुआं बंद करेंगे, तो इसका मतलब कुआं जो है ना वो परमानेंट बंद हो जाएगा। तो अरबियों को जो है ना फिक्र पड़ गई थी कि जनाब ये तो बड़ा काम खराब हो रहा है, ठीक है ना जी। तो वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो तेल देना शुरू कर दिया था कोरोना के दिनों में। तो ये उसकी रीजन ये थी कि जी वहां पर उसको स्टॉक करने के लिए जो है ना उसके ऊपर एक्सपेंडिचर पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर नेगेटिव रिटर्न जो है ना उसका आना शुरू हो गया। तो लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो है ना इस तरह से ये वर्क करता है कि टोटल आउटपुट इधर, टोटल इनपुट इधर, तो इनपुट आप डालते हैं, आउटपुट इधर आ रहा है। आउटपुट में देखें इनपुट में क्या है, टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्सेज इन्वेस्टेड। आउटपुट में क्या है, क्वालिटी, टोटल वर्क क्रिएटेड, और इसके अंदर क्वांटिटी भी आ जाएगी, ठीक है ना इसके अंदर। तो इस तरह से आप देखें अगर when additional variable input factors are added to the fixed or limited input factors of production, then in beginning the output increases in a relatively large proportion, but beyond an output level such addition of variable inputs will result in a less than proportionate increase in output. We observe that result of this principle in our day-to-day life too, but quite often we do not realize that what we have encountered is related to this law. देखिए ना जी, अब बाबा जी जो है ना वो बूढ़े, जब वो जवान था, ठीक है ना जी, तो उस वक्त वो इन्वेस्ट कर रहा था, उसकी इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, ये था वो था। तो जब शादी हो गई, बच्चों को जरूरत रहे, जब तक वो यूनिवर्सिटी नौकरियां नहीं लग जाते, बच्चों की जरूरत है, बच्चे अब्बा जी की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ठीक है ना जी। अच्छा जब शादी हो जाते हैं, आप अपना कमाना शुरू कर देते हैं, तो वो बाबा जी जो है ना वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी यार ठीक है यार, जिधर पड़ा है पड़ा रहने दो। तो ये आप लॉ ऑफ मार्जिनल, क्योंकि ह्यूमन जो है ना, जो ह्यूमन है
वो एक प्रोडक्ट है ना, इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, तो वो भी इसी तरह से है कि जब वो इस लेवल पे पहुंचता है ना, यहाँ पर बुढ़ापे की तरफ आना शुरू होता है, तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न उसका जो है ना आना शुरू हो, उसको वो ना कमा रहा है ना कुछ है। पेंशन अगर आ रही है तो महीने में पहली तारीख को उसकी इज्जत होगी, वरना नहीं होगी। जो जायदाद शायदाद अगर वो बच्चों के नाम पे करवा दे तो बस फारग है, यहाँ वह गया। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ह्यूमन का हो चाहे प्रोडक्ट का हो या कमोडिटी का हो, तो लाइफ साइकिल वो जो है ना एक ही है इंसान का। तो दिस इज द हाई टाइम फॉर यू, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इस पॉइंट के ऊपर हैं। मैं यहां गई हूं, अब मैं इधर मार्जिन पे हूं कि जब तक मैं कमा रहा हूं तो मैं यहां हूं, अदरवाइज मैं जो है ना इधर चला जाऊंगा इस तरफ, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये, तो यहां जो है ना ये 60 लाइफ रखी है उन्होंने, ये जो प्रोडक्ट जो है ना इसकी क्या कहते हैं अपने ह्यूमन प्रोडक्ट की जो है ना यूजफुल लाइफ जो है ना यहाँ पर ये रखी है 60, ठीक है ना। यहाँ तो देखिए ना यहाँ टाइम है, इसलिए टाइम रखा है यहाँ पर, ये ह्यूमन के लिए 60 रखी है। 60 के बाद जो है ना वो यहाँ पर डिप्रेसिएशन रेट के अंदर आना शुरू हो जाता है कि नेगेटिव रिटर्न जो है ना आना शुरू हो जाता है। तो ये यही हाल जो है ना हर किसी का है। तो इस तरह से आप इसकी 3 स्टेजेज हैं जहां जहां आप जाएंगे ना, ये जी इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, ये नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसी तरह से ये देख लें यहाँ पर ये कॉस्ट है, ये दूसरी कॉस्ट है। तो ये स्टेज इसका मतलब ये 3 स्टेज है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है और स्टेज 3 है इसकी। तो अब आप ये देख लें कि अब ये 3 स्टेज हैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कि यहाँ जो है ना इसकी इलास्टिसिटी जो है ना लेस देन मोर देन 1 होगी। यहाँ इलास्टिक, इट इज मोर इलास्टिक जी। जो बुजुर्गों की जगह ना जी, हर जगह कदर है कि जी जवान लड़के की लड़की की हर कदर है, हर किसी को अच्छा यार ये जो है ना डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये फलाना है, ये फलानी है, ये रिश्ता जो है ना इसका वो हम ले रहे हैं, फलान ले रहे हैं, ये करें वो, मतलब हर किसी को ये है। यहाँ जो है ना आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, लेकिन लेस जरूरत है कि जी शादी हो गई, आप किसने कहाँ जाना है, लड़की ने कहाँ जाना है, लड़के ने कहाँ जाना है, ठीक है ना जी। अब करने से अब ये बुढ़ापा आ गया है यहाँ, तो अब जो है ना जी इनकम लेवल भी कम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ जो है ना इररेशनल हो जाएगा फेज 3। तो इलास्टिसिटी लेस देन 0 है, यहाँ इलास्टिसिटी 0 से लेकर 1 तक है। तो ये टोटल ये है जिंदगी का किस्सा, इंसान की का और किसी प्रोडक्ट की जिंदगी का। तो ये 3 स्टेज हैं। तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न, ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तो जी देखिए ना जी, वो कहते हैं कि गाड़ी जब आपने ले ली ना, चाहे वो 50 लाख की गाड़ी ली है, जिस दिन ले ली ना और उस दिन से उसकी कीमत गिरनी शुरू हो गई। गाड़ी एक ऐसी चीज है उसके अंदर लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न जो है ना वो जो बहुत स्पीड के साथ वर्क करता है। लेकिन जो होती है लैंड होती है, इसलिए कहते हैं कि जमीन माँ की तरह होती है, जमीन की कीमत जो है ना कभी कम नहीं होती, वो जिंदगी के साथ साथ बढ़ेगी। लेकिन उसके मुकाबले में कोई भी कमोडिटी ले लें दुनिया के अंदर, चाहे आप गाड़ी ले लें, कोई और अजनास ले लें, वो उसकी जो है ना एक यूजफुल लाइफ जो है ना वो खत्म होती जाएगी, ठीक है ना जी। वो उसकी कीमत जो है ना लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न जो है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की तरफ जाएगी। जबकि जमीन जो है ना एक्सेप्शन है, लैंड जो है एक्सेप्शन है। इसीलिए कहते हैं कि आप फ्लैट ना खरीदें कभी भी, आप हमेशा जो है ना ऑन अर्थ रहें। कि आप फ्लैट का मतलब ये है कि ना जमीन पे हैं ना आसमान पे हैं, आप दरमियान में कहीं लटके हुए हैं। तो फिर क्या होता है कि 5-10 साल के बाद जो मालिक होता है ना, जिसने आपको फ्लैट बेचा होता है, वो किसी चक्कर में उसको आग लगा देता है या कुछ और कर देता है, ठीक है ना। उसका तो मोटो ये होता है कि मैं 2 मंजिलें और ऊपर बना लूंगा, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। वो शोर यही कर देता है कि जी गाड़ी इसको गखड़ प्लाजे को आग लग गई, ये हो गया फलाफा हो गया। तो उसको पता है कि थोड़ा सा अगर कोई मसला बना तो थोड़ा दे दिला के मैं बच जाऊंगा। तो ये जो बिल्डिंगों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आगे लगती है ना, वो लगती नहीं है, लगाई जाती हैं। तो ये इसकी वजह यही होती है। आप इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट है ना, आपको इसकी पॉलिटिक्स का आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी ये जो प्लाजे शलाजे या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, जो बना के फ्लैट बना के बेच रहे होते हैं, तो वो कुछ अरसे बाद जो है ना वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, वो आपसे वो छीन तो नहीं सकते, ठीक है ना जी। वो क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं या कोई और एक्सीडेंट करा देते हैं, उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आपका कोई नुकसान होता है, वो अच्छा कहते हैं यार नुकसान ले लेना, मेरा कसूर तो नहीं था, आग लगा दी बस उसने। तो इस तरह से बेटा ये जो है ना, ये एक पॉलिटिक्स है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये इस तरह से आपके पास ये ग्राफ है, देखिए ना, इंक्रीजिंग यील्ड की पैदावार बढ़ रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेक्शन इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना जी। ये क्या है, डिक्रीजिंग यील्ड,
और ये जो है ना नेगेटिव यील्ड। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये ग्राफ जो है ना इस तरह से कि जितना पैसा आप लगाएंगे उतनी ही जो है ना ग्राफ जो है ना वो बनेगा। ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। तो इस तरह से आपका 3 स्टेज है। फेज 1 इरेशनल, जहां पर इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, और रैशनल जहां पर इलास्टिसिटी 0 और 1 के दरमियान रहेगी, और इरेशनल मतलब दोनों तरफ इरेशनल है, दरमियान में ये रैशनल है, ये वाला, ठीक है ना यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये स्टेज, ये जो है ना स्टेज 1 ये हो गई, स्टेज 3 ये हो गई, और दरमियान वाली ये जो है ना ये मतलब ना स्टेज 2 इसकी मतलब ना ये स्टेज 1 ये है, ये स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये वाला आपका ग्राफ आ जाता है। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें, टेबल की सूरत में देखें, तो वहां देखें कि जी इसकी जो है ना जी इसकी वैल्यू जो है ना जी है 10 20 जो है ना नंबर ऑफ वर्कर्स आप बढ़ाते जाते यहाँ जो है ना प्रोडक्ट करते जाते हैं यहाँ पर। तो आप देखते हैं कि जी जब जी इसकी प्रोडक्ट की कीमत 230 आ गई ना, अब अगर आपने और बढ़ाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। और देखिए ना ये 263 है ना, फिर 293, 300 करते करते ये ना 368, और ये जो है ना इससे, लेकिन ये बंदे जो है ना ये आप बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना ये मार्जिनल प्रॉफिट इंक्रीजिंग यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट डिक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज हो रही है और यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से अगर आप इस ग्राफ को इस तरह से शो करें तो आपको इस तरह से भी हो जाता है कि एज द नंबर ऑफ यूनिट्स of one, as the unit of one input are added with all other input held constant, a point will be reached where the resulting addition to output will begin to decrease. Marginal product will decline. Here diminishing returns will occur for any worker beyond 40. ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको कहेंगे ये मोस्ट प्रोडक्टिव है, और डिमिनिशिंग रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है ना जी। इस तरह से आप इस तरह का ग्राफ आपको मिलेंगे, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, पॉइंट ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इस तरह से ये जो है ना डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है ना जी, ये वेरी प्रोडक्टिव, और ये इस तरह से ये मार्जिनल रिटर्न। तो इस तरह से ये डिफरेंट ग्राफ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगर ग्राफ आपने देखना हो तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न का ये ग्राफ है, और ये पॉइंट जो है ना ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है ना जी, यहाँ डी की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो ब्रेक इवन आप आगे भी जाके पढ़ रहे हैं, तो ब्रेक इवन को मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट पे ले जाते हैं, या अगर आप इसको कवर कर सकते हैं तो ठीक है, ब्रेक इवन आप कर लें। तो लेकिन ये ब्रेक इवन हम जो है ना नेक्स्ट हम इसको देख लेंगे। वैसे तो ये ब्रेक इवन जो है ना बड़ा आसान है, ये वही ग्राफ है, देखना ये लॉस और ये प्रॉफिट का, ये उसी तरह से ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये मैंने जी कहीं पर आपको ये बताया हुआ है। तो आप बेटा ऐसे करें ना, आप एक काम करें, ये यहां पर जो है ना ये इस इन 1.9 1.10 से पहले ये सिर्फ रेशो हैं कि जी ये जो है ना ये रेशो होती है टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल ये जो है ना आपकी एफिशिएंसी रेशो होती है ना, ये होती है, या इसको छोड़ दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सिर्फ रहें आप ब्रेक इवन से पहले ब्रेक इवन को हम और ज़्यादा तफसील से हम बताएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ इस स्लाइड तक जो है ना बेटा आप जो है ना जी वो करें कि जी यहाँ तक आपने ये करना होगा कि टोटल 55 स्लाइड्स हैं और 32 स्लाइड जो है ना हमने ये इसकी देख ली हैं। तो आज हम इतना ही जो है ना इसको पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना बाकी का हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है बेटा, तो मैं हाजिर हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन ये है कि बंदे जो है ना ये 5 ही रह गए हैं, बाकी हजरात पता नहीं, अब अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे। कोरोना वैसे ही चल रहा है। तो मैं बहरहाल मशकूर हूँ बेटा, आप लोगों के ने बहुत ही तवज्जो से, बहुत ही सब्र के साथ जो है ना मेरा लेक्चर सुना। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ बेटा। नहीं सर, समझ आ गई। बहुत मेहरबानी बेटा। इंशाल्लाह ताला 36 रोल नंबर, क्या नाम है बेटा आपका? सर 36 साद जाहिद है। अच्छा, और ये 06? सर ये सीनियर है। अच्छा, और ये 04 ये भी सीनियर है? हाँ जी, ये भी नहीं सर, हाँ, ये तो गालिब है। अच्छा,
और ये 13 तो आप हैं, और ये 40। 004 दाऊद नहीं सर, गालिब नहीं है, दाऊद है, दाऊद है। अच्छा, दाऊद हैं। अच्छा, जिनसे मेरी बात भी हुई थी। ठीक है ना जी। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला कोशिश करें सबको साथ मिला के चलें, क्योंकि क्लास तो क्लास होती है बेटा, तो ताकि ये बोरिंग सा कोर्स होता है, अगर आप समझते जाएंगे तो समझ आती जाएगी। तो वो लोग जो कहते हैं ना कि जी हम पढ़ लेंगे बाद में ये इकोनॉमिक्स इतना आसान नहीं है, ये आगे आगे मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना, उनको कहें कि कोशिश करें कि पढ़ लिया करें। ठीक है ना जी। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा। ये मैं यहाँ आज LMS पे तो नहीं रख पा रहा, मैं घर जाके ना ये सारा जो है ना आपके वो रखूंगा उसमें। ठीक है, तो लेकिन ये है कि मैं व्हाट्सएप पे रख देता हूँ आपके लिए ना, ये वाला, ये व्हाट्सएप पे रख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।